100 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज में क्या परिवर्तन लाएगा और उससे इंसान कैसे बदलेगा? धीरे धीरे एआई का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा और ह्यूमन का कंट्रोल घटता जाएगा। वो आपको बॉडीली हार्म दे सकते हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। कौन से जॉब्स हैं जो एकदम खत्म हो जाएंगे, किसको इम्प्रूव करने की जरूरत है? आज हमारे पास किसी कंपनी में 500 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, 99% हट सकते हैं। अब आप 5 इंजीनियर्स रख के 500 लोगों का काम कर सकते हैं, तो 495 लोग की जॉब गई स्ट्रेट अवे। किसी बॉट को डिलीट करने की कोशिश की जा रही थी, बट वो इतना स्मार्ट था कि वो अपने आप को बचा ले रहा था। जब वो डेटा माइन करेगी मशीन, तो उसे ये समझ आ जाएगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सर्वाइवल। एक ट्विटर पे एलन मस्क का वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि दे आर कमिंग विद ग्रॉक 4 व्हिच विल बी लाइक एज गुड एज एनी पीएचडी स्कॉलर और मे बी इवन बेटर। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो मशीन है उसमें कोई इनोवेशन करने की क्षमता नहीं थी, क्रिएटिव काम करने की क्षमता नहीं थी। तो ग्रॉक 4 को वो ये भी काम देंगे कि वो इनोवेट कर सके। दूर वो खतरा या कितना पास खतरा है? खतरा बहुत पास है, क्योंकि अगर आप क्रिएटिविटी ही आउटसोर्स करने लग जाएंगे तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। ये इतनी स्पीड पे बनाएंगे तो आप उसे कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। मशीन जो है या रोबोट्स हैं, दे ट्राई टू टेक ओवर अ कंट्रोल, नॉट टुडे बट लेट्स से 10, 20, 50, 100 साल बाद कभी ह्यूमन और मशीन का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल हर डिनर टेबल पर डिस्कशन हो रहा है, जिसका हर ऑफिसेज में जिसकी चर्चा हो रही है। हर बड़े प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कहीं ना कहीं से। लेकिन और सबके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी जॉब्स को कैसे डिस्टर्ब करेगा, उस सेगमेंट जिसमें ये काम करते हैं उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा, इवन सोसाइटी में कैसे वो उसका इम्पैक्ट होगा या हो रहा है, कैसे वो हमारे बच्चों को इम्पैक्ट कर रहा है। हम कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहते हैं कि एआई को लेकर हम क्या तैयारियां करें कि हमारा जॉब और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास है आज प्रोफेसर ब्रजेश लाल, जो बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, उसके प्रभाव पे, जो बात करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे समाज को इम्पैक्ट करेगा, हमारे जॉब को इम्पैक्ट करेगा, और क्या ये परिवर्तन रिवर्सिबल है कि नहीं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर लाल से कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जॉब्स को इम्पैक्ट करेगा, हमारे समाज को इम्पैक्ट करेगा। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। सर, सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक बात करेंगे कि एक टेक्नोलॉजी, जो भी आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी यूज़ है, वो एक ह्यूमन लाइफ को कितना डीपली टच कर रही है हमको या आपको? देखिए, टेक्नोलॉजी तो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा डीपली टच कर रही है। आजकल हमारी लाइफ टेक्नोलॉजी के अराउंड ही है, चाहे वो हमारे पॉलिटिक्स हो जहाँ पे हम जाके किसी को चूज़ करते हैं, चाहे हमारे लिए क्या खाना तैयार हो रहा है, क्या हम पहन रहे हैं, कैसे हम जा रहे हैं, आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो गया। तो हमारी लाइफ, चाहे हमें दिखे या ना दिखे, टेक्नोलॉजी से टोटली इम्पैक्टेड है आज के ज़माने में। सर, कुछ एग्जांपल दें तो बेहतर होगा। हाँ जी, कुछ एग्जांपल्स अगर आप चाहते हैं तो आप देखिए, जैसे कि हम एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं, अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो मेट्रो की जो टेक्नोलॉजी है, इट हैज़ बिकम सेफ़, कंफर्टेबल, एयर कंडीशनिंग, एक्सेस कंट्रोल, मेकिंग श्योर कि जब ज़्यादा गाड़ियाँ चाहिए उस टाइम पे ज़्यादा गाड़ियाँ चले, उनकी जब कम चाहिए कम, कब स्पीड कम करनी है, अब टाइम पे रुक जाएं, स्टेशन पे रुके रहें जब रुकना है। ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी ही कर रहा है आपके लिए। दूसरी चीज़ है, आप टेक्नोलॉजी आपकी खाने पीने के जैसे जो चीज़ें होती हैं, आप कीनू अगर खाते हो तो कीनू भी एक टेक्नोलॉजी का ही देन है, बिकॉज संतरे और एक और किस्म के सिट्रस फ्रूट को मिक्स करके उन्होंने बनाया। तो टेक्नोलॉजी, चाहे खाना हो, चाहे घूमना हो, चाहे पहनना हो। अगर आपने नोट किया हो, कपड़े पहले कॉटन वगैरह के पहना करते थे, फिर सिंथेटिक आए, लोगों ने रियलाइज़ किया सिंथेटिक अच्छा नहीं है, तो उसके अंदर परसेंटेज ऑफ नॉर्मल बढ़ाया, नेचुरल। फिर उसके बाद आजकल सिंथेटिक ऐसे आ रहे हैं जो फायर रेजिस्टेंट हो। तो टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में ऐसे इम्पैक्ट करती है कि हमें समझ ही नहीं आता। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपको इम्पैक्ट कर रही है वो है एआई, और आपको ये समझ नहीं आ रहा है। अगर आपने कभी रील्स देखी हों या कभी आप नेट पे थोड़ा सा टाइम बिताते हों, तो टेक्नोलॉजी देख रही है कि आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं, और आपको वही मटेरियल एक्सपोज होता है जो आपको इंगेज्ड रखेगा, जो आपको रिकमेंडेशंस देगा, जो लोगों के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो कई दफ़ा तो हमें बिना पता चले हमारे चारों तरफ टेक्नोलॉजी है,
और उसके बिना तो ज़िंदगी आजकल अधूरी है और इनकम्प्लीट। सर, जब मैं इस पॉडकास्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिली। तो एक हैं डॉक्टर लेवी ने, जिन्होंने भविष्यवाणी की है कि 2050 तक टेक्नोलॉजी मैरिजेस जो होंगी उसको कानूनी मान्यता मिल जाएगी। वहीं पे एक सऊदी अरेबिया में लीगल सिटीजन हैं, उन्होंने एआई पर आधारित रोबोट सोफिया को बनाया है, डेविड हैंसन। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी जो मैरिज जो है वो तकनीकी उससे पहले, मतलब 2050 से पहले भी हम सुन सकते हैं उसके बारे में। और उनका एक रिसर्च पेपर है, एंटरिंग द एज ऑफ लिविंग इंटेलिजेंस सिस्टम एंड एंड्रॉयड सोसाइटी में। उसमें कहते हैं कि 2045 तक रोबोट नागरिक अधिकार आंदोलन, उसमें विवाह का अधिकार भी शामिल होगा, मतलब ये पॉसिबल होगा। तो क्या टेक्नोलॉजी एक्चुअली इतना डीपली चली जाएगी? और स्पेशली एक इंडियन सोसाइटी में जहाँ पे हम लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिजेस में, और इवन लॉ इज़ नॉट कंफर्टेबल विद द सेम सेक्स मैरिजेस, तो उसमें ये जो टेक्नोलॉजी से मैरिज होने की संभावना कही जा रही है, एंड इट्स नॉट फार, 25 ईयर्स नॉट फार, सो विल प्रॉब्ली इन आवर लाइफ टाइम वील सी दैट इफ दैट हैपेंस। तो क्या टेक्नोलॉजी इतनी जा सकती है कि हमारी सोशल फैब्रिक को कहीं डिस्टर्ब कर सकती है? देखिए, सोशल फैब्रिक को ऑलरेडी डिस्टर्ब कर रही है टेक्नोलॉजी, बट जो आपका स्पेसिफिक सवाल है उसके अराउंड मैं जवाब देता हूँ। देखिए, एक होता है फिजिकल एआई, जब रोबोट्स भी सोच के काम करने लग जाएं। एक होता है एआई जो आज हम देख रहे हैं, जिसके अंदर वो आपको कुछ बता सकता है, आपसे कुछ सुन सकता है, बट इट कांट मैनिपुलेट इट्स एनवायरनमेंट, जिसे हम बोलते हैं। वो आसपास की चीज़ों को हिला नहीं सकता जो वो ठीक समझता है उस हिसाब से। बट ऐसा नहीं है कि रोबोटिक्स में प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है आजकल, इंक्लूडिंग मेटा और सारे बड़े लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ इंटेलिजेंट हो मशीन, बट वो अपने आसपास के एरिया को डेक्स्ट्रसली, मतलब अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर सके, आपकी मदद कर सके, ह्यूमन लाइक एक्शंस कर सकें। तो जहाँ तक इनके राइट्स का सवाल है, जहाँ तक इनकी ड्यूटीज़ का सवाल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो सर्टनली आ जाएंगी। अब मैरिज एक एक्सट्रीम चीज़ है, क्योंकि मैरिज के कुछ पर्पसेस होते हैं। तो ये मैरिज तब सेंसिबल बनेगी अगर कंपेनियनशिप या फिर प्रोजेनी की ज़रूरत हो। अदरवाइज देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि लीगल फ्रेमवर्क में एआई आ जाए। जैसे कि आपको हम एग्जांपल देते हैं, अगर एक गाड़ी ऑटोनोमसली चल रही है, तो अब उस केस में आपको कुछ ना कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस तो लगानी पड़ेंगी, क्योंकि किसी ने बनाया, किसी ने खरीदा, किसी ने उसको किसी तरह से इस्तेमाल करने की इंस्ट्रक्शंस दी, और फिर कुछ मशीन ने खुद किया। तो अब इस पूरे के पूरे सिस्टम में मशीन का कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस है, रोल है। तो हो सकता है कि कुछ एआई बंद करा दें या कुछ एआई के ऊपर कंस्ट्रेंट्स डाल दें, तो उसके ऊपर लीगल एंड सोसाइटी के फैब्रिक का पार्ट बनना तो ज़रूर होगा। मैरिजेज एक एक्सट्रीम केस है, वो शायद ना हो, शायद हो, शायद ह्यूमन मशीन कुछ कंपेनियनशिप के लिए मैरिजेज हों, बट मशीन मैरिज का इस वक्त कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज प्रोक्रिएशन जिस तरह से हम चाह रहे हैं उसके लिए एक मैरिज की ज़रूरत नहीं है। बट डेफिनेटली इट विल बिहेव लाइक एन एंटिटी इन टाइम्स टू कम विद इट्स ओन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पनिशमेंट सच एज रिस्ट्रेनिंग देम, कि आप इतना ही कर सकते हो, आप इन गाड़ियों में लग ही नहीं सकते अगर आप एक टाइप के एआई हैं तो, फॉर एग्जाम्पल। जैसे एक साधारण व्यक्ति अगर एआई समझना चाहे जी, क्योंकि आजकल हर डिनर टेबल, हर डिस्कशन में एक बात होती है कि एआई आ रहा है, एआई आ रहा है, और जितने प्रोफेशंस हैं, स्पेशली जैसे हमारे जर्नलिस्ट फ्रेंड हैं, कंटेंट को लेकर चिंतित हैं, तो एआई एक साधारण इंसान को कैसे इम्पैक्ट करेगा? पहली बात तो समझे कैसे एआई क्या है जी, और कहाँ कहाँ इसका प्रभाव हमारी पर्सनल ज़िंदगी में पड़ सकता है। जी। तो पहले आपको बहुत साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, सिंपल टर्म्स, बट आपको समझना पड़ेगा इट्स एन ओवर सिंप्लीफिकेशन, इट्स नॉट एज सिंपल एज व्हाट आई एम everything is मतलब we all understand that AI is much complex that what we are discussing and it takes lot of time. लेकिन एक साधारण व्यक्ति के किस्म से अगर हम समझें तो आजकल, और मशीन लर्निंग धीरे धीरे यहाँ पहुँची है, आजकल जो मशीन लर्निंग हो रही है वो 3 किस्म की होती है। एक को हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एक होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मैं तीनों धीरे धीरे समझाता हूँ आपको।
सुपरवाइज लर्निंग का मतलब ये होता है कि हम मशीन को सिखाते हैं कि आपको कोई इनपुट आएगी और उस इनपुट का कोई टारगेट करेक्ट आउटपुट है, और हम उसको ये दोनों चीज़ दे देते हैं और उसे बोलते हैं कि आप अपने आप को बदलो। जैसे हमारे दिमाग में कनेक्शंस बनते हैं और टूटते हैं जिससे हम सीखते हैं, उसी तरह से इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती है बेस्ड ऑन कि कितनी गलत या सही डिसीजन ली। तो इसे बोलते हैं हम सुपरवाइज लर्निंग, जिसके अंदर आप उसको क्वेश्चन भी बता रहे हैं, सही आंसर भी बता रहे हैं, धीरे धीरे वो सीख जाता है कि इन क्वेश्चंस के सही आंसर क्या हैं, और फिर हम उसे नए क्वेश्चंस देते हैं जो मिलते जुलते होते हैं। इसको आप समझिए क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं तो आपको सवाल पूछते हैं और ब्लैक बोर्ड पे से सॉल्व करते हैं, आप घर जाके उसे रिवाइज करके अपने दिमाग को किसी तरह से तैयार करते हैं, और टेस्ट जब आपका एग्ज़ाम होता है तो मिलता जुलता अलग सवाल आता है और आप उसे शायद सॉल्व कर पाते हैं। दूसरी किस्म की जो लर्निंग होती है उसे हम बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके अंदर अभी भी आप इनपुट तो कोई देते हैं बट आउटपुट के लेबल्स नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, आप सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, आप क्लस्टरिंग कर सकते हैं। तो अगर आप, जैसे हम सीख जाते हैं कि ये एक किस्म का जानवर है, ये दूसरे किस्म का जानवर है, चाहे हम समझ ना पाएँ कि इस जानवर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस जानवर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट हम उन्हें दोनों को भिन्न ग्रुप्स में डाल सकते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि इनमें कुछ अलग है। इसे बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और तीसरी किस्म की होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें एनवायरनमेंट आपको सिखाता है, आपको इनपुट मिल गया और एनवायरनमेंट में जब आपने जाके काम किया तो एनवायरनमेंट की फीडबैक से आप समझते हैं कि गलत किया या सही। जैसे कि आपने किसी स्कूल में पढ़ाई की, आपने एग्ज़ाम वगैरह दिए, उसकी हम चिंता नहीं करते, उसके बाद आप लाइफ में आगे बढ़ें तो जॉब में क्या हुआ तो आपको पता चलता है कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं थी, आप वापस जाके कहीं और ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और आदमी भी कुछ हद तक इसी तरह से सीखते हैं। हम कुछ चीज़ें, हमें ट्रेनिंग दी जाती हैं, कुछ चीज़ें हम महसूस कर के सीखते हैं। तो मशीन भी कुछ इस तरह से ही सीखता है क्रमशः। बट हमें समझना ये पड़ेगा कि मशीन को हम एक किस्म का डेटा देते हैं बना के। हम लाइफ में इतना क्लियर डेटा कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता, तो हमारी कुछ लर्निंग रीइंफोर्समेंट में ज़्यादा होती है और ये जो सुपरवाइज लर्निंग थोड़ी सी कम होती है, बट बात वही है। तो अब ये हो गई आपके सीखने के तरीके। तो मशीन को आप इस तरह से सिखा रहे हैं कि आप उसे कुछ डेटा देते हैं और उस डेटा से वो कुछ सीखता है कि जब नया कुछ सिमिलर आएगा तो उसके साथ मैं क्या करूं। अब इसमें ऐसे कहें कि, सॉरी टू इंटरप्ट, तो ऐसे कहें जैसे पेरेंट्स सिखाते हैं बच्चों को अपने कि एक नॉर्मल एजुकेशन है एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो उस एजुकेशन या स्किल से उसको लेके कैसे आगे बढ़ता है। इज इट समथिंग सिमिलर? तो जो पेरेंट्स इमीडिएटली बता देते हैं आपको, वो एक किस्म की लर्निंग है, और पेरेंट्स ने जो सिखाया उससे आपके दोस्त बने या नहीं, ज़िंदगी में आप तरक्की करें या नहीं, वो आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। तो कई दफ़ा हम सोचते हैं कि अरे थोड़ा सा बदल लेते हैं अपना तरीका, हम ऊंचा बोलते हैं या हम कम बोलते हैं। तो ये हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, तो एक पेरेंट्स की लर्निंग होती है और एक दुनिया की लर्निंग होती है। मशीन के साथ भी यही होता है, बट फ़र्क ये है कि अब क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, सबका स्ट्रक्चर हो गया है नेचर में कैसे होना है, पर मशीनें हम तैयार कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब आप मशीन को सिखाने लगते हो तो आप डेटा इकट्ठा करते हो, करेक्ट, और उसको फिर वो दे के सिखाने की कोशिश करते हो। बच्चे को हम कैसे सिखाते हैं? स्कूल में पढ़ा के। स्कूल का सिस्टम इवॉल्व हो चुका है, पर यहाँ पे आपको जो उसे सिखाना है उसका सिस्टम अभी इवॉल्व हो रहा है। वो एक किस्म का डेटा लेता है और एक किस्म से आपको आउटपुट देता है। तो इसलिए जो प्रॉब्लम आती है, जो आप कहते हो कि अरे ये गलत ना कर दे, अरे ये क्या कर रहा है हमें समझ नहीं आ रहा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप जो सबसे बड़ा चैलेंज रिसर्चर्स को और यूज़र्स को आ रहा है वो ये है कि उन्हें पता नहीं एआई करेगा क्या, क्योंकि आप उसे बहुत डेटा देने की कोशिश करते हो और पर डेटा इतना नहीं होता कि हमें पता नहीं कि वो क्या कर लेगा। ये कहीं ना कहीं ये मुझे नॉर्मल पेरेंटिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है कि आज के ज़माने में हर बच्चे को उसके पेरेंट्स कराटे भी सिखा रहे हैं, स्विमिंग भी सिखा रहे हैं, सब कुछ, मतलब देयर इज सो मच ऑफ स्किल्स दैट दे वांट टू डेवलप, लेकिन अब पता नहीं, मतलब फिर बात की तो कहते हैं यार समझ में नहीं आता है लड़का बड़ा को क्या करे, कभी क्रिकेट आईपीएल आता तो क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। तो मतलब समथिंग सिमिलर, आई कैन सी लॉट ऑफ सिमिलरिटी। बिल्कुल सही बोला आपने, बस एक थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो इंसान है उसके अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी होता है। करेक्ट। मशीन के अंदर वो अभी नहीं है। तो अब जब बच्चा गलती करता है, गिरता है, चोट लगती है, तो वो संभल जाता है। मशीन को ये फीडबैक नहीं मिलता
कि वो टूट सकती है, ख़राब हो सकती है। तो इसलिए वो गलतियां करती रहती है विदाउट रियलाइजिंग कि गलती का कॉस्ट, आदमी किसी से लड़ता है या किसी को हार्म पहुंचाता है तो उससे जेल हो जाएगी। करेक्ट। पर मशीन के लिए अभी कुछ ऐसा बना नहीं, और ना ही मशीन की समझ में ये डाला गया है कि ये करना गलत है। तो जो मैं फ़र्क आपको बता रहा हूँ वो ये है कि हम लोग एक दिमाग से काम करते हैं और दूसरा एक होता है इमोशन से। आपने देखा होगा कोई काम हम करते हैं, सोसाइटिकल प्रेशर ऑल्सो, सोसाइटी का प्रेशर, और सोसाइटी का प्रेशर ट्रांसलेट होता है इनटू हाउ यू फील। करेक्ट। तो जो हाउ यू फील वाली जो चीज़ है ये मशीन में नहीं होती। ये जो बात सर आप कह रहे हैं, मतलब ह्यूमन और रोबोट्स में, मतलब ये पढ़ने में भी आता है कि इंसान, रोबोट या कुछ भी जो मशीन है, इमोशंस डेवलप नहीं हो पाएंगे उसमें, और यही इंसानों की एक बहुत बड़ी यूएसपी या आप बोलिए स्ट्रेंथ रहेगी कि इमोशनल और सोसाइटिकल प्रेशर या लर्निंग से जो आपने बात करी, तो ये डिफरेंस हमेशा रहेगा कि कहीं चल के विद गोइंग फॉरवर्ड 10 ईयर्स 12 ईयर्स डाउन द लाइन ये नैरो हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा? जी, अब देखिए, पहले हम समझते हैं कि इंसानों में इमोशन होता क्यों है। इमोशन होता है, इट इज़ अ सर्वाइवल मैकेनिज़्म। जैसे जैसे हम लोग अब इवॉल्व हुए, इमोशन से क्या होता है कि आदमी गलत करने से बचता है, वो ऐसे काम करता है जिससे उसकी सर्वाइवल चांसेस बढ़ें। तो इमोशन हैड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। अगर आप दुखी हो रहे हैं, अगर आप परेशान हो रहे हैं, तो आप यू विल बी मूव टू डू समथिंग जिससे जनरली सब खुश हो रहे हैं और आप प्रॉस्पर कर रहे हैं। तो इमोशन हैज़ ब्रॉट अस वेयर वी आर टुडे। अच्छे इमोशन, बुरे इमोशन, वो सब बातें अलग हैं, बट द पॉइंट इज इमोशन इज़ अ सर्वाइवल बाउंड्री दैट नेचर हैज़ सेट फॉर अस। अब मशीनों को हम बना रहे हैं, नेचर नहीं बना रहा। तो अब उनको बनाते हुए क्या हम उसमें इमोशन डालना चाहते हैं या हम उसको रूल बेस्ड बाउंड्रीज देना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर है। मेरा अपना मानना ये है कि उन्हें इमोशन देना ज़रूरी नहीं है हर मशीन को। वो सिर्फ उन मशीन्स को देना ज़रूरी है जैसे कि हम एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम मूवी देख रहे हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द इमेजेस, इट इज़ नॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द स्टोरी, इट इज़ हाउ यू फील। कुछ लोग मूवी देखते देखते रोते हैं, कुछ लोग डर के खुश होते हैं, कुछ लोग हंसते हैं। ये सब चीज़ें मशीन नहीं करता। मशीन सिर्फ ये बता सकता है कि हाँ ये कुछ हंसी वाली चीज़ लग रही है, ये प्रिंट इसका ठीक नहीं है, ये स्टोरी लाइन थोड़ी सी ग्रिपिंग नहीं है। तो उन मशीनों में आप इमोशन डाल सकते हैं ह्यूमन जैसी, जिससे कि वो आपकी फिल्म को बता सके कि ये फिल्म बहुत बढ़िया है आदमी के देखने के लिए क्योंकि इसमें इमोशन है। बट हर मशीन में इमोशन डालने का फ़ायदा नहीं है कि जैसे आप रोबो जब फैक्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो रोबो का काम फिक्स्ड एक काम है। अब ह्यूमन बीइंग क्या होता है कि जब उसे चोट लगती है, उसे बुरा लगता है, लोग आके उसका ख्याल रखते हैं, एक फीलिंग सी आती है। उस फीलिंग से उसे लगता है कि मैं दोबारा इस फैक्ट्री में आ सकता हूँ क्योंकि लोग मेरा ख्याल रखते हैं। मशीन को इस इमोशन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मशीन कोई गलती करता है, उस मशीन में इमोशन की ज़रूरत नहीं है। सर ये तो एक इथिकल बात हो गई। जैसे आप एक प्रोफेसर हैं और आप समाज के भले के लिए सोचते हैं, तो जाहिर सी बात है आप नहीं चाहते हैं कि मशीन खुद स्वतः ही ऑपरेट करे और इमोशंस उसमें ना हो। मेरे ख्याल से यही आपका कंसर्न है, करेक्ट? लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये भी चाहते होंगे मशीन, मतलब जिनका एक नेगेटिव थॉट है, आपका पॉजिटिव थॉट है, एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नेगेटिव थॉट है, तो वो कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे कि नेगेटिव थॉट्स भी डाले जाएं ताकि वो जो काम करना या जिस तरह का काम वो करना चाहते हैं मैनिपुलेट करें मशीनों को। तो वो पॉसिबिलिटी है कि या आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि फॉर एवरी पॉजिटिव थिंग दैट वी डू 10 डू समथिंग नेगेटिव। करेक्ट। एंड उसको करेक्ट करने के लिए फिर हमें कुछ पॉजिटिव करना ही पड़ता है। तो मैंने आपको बताया क्या होना चाहिए, बट वो नेसेसरीली वो नहीं है जो होगा। करेक्ट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत लोग इस कैपेबिलिटी को यूज़ करेंगे। अब आप देखिए, जब आपने शुरू में मैरिज की बात की थी, तो कंपेनियनशिप की जब बात आती है तो उस एंड्रॉयड के अंदर इमोशन डालना ज़रूरी है फॉर इट टू फील लाइक अ कंपेनियन। करेक्ट। अब वो कहाँ पे वो कंपेनियन इमोशन रुकना है? क्या बिना जेलसी के वो इमोशन कॉम्प्रिहेंसिव होगा? और अगर जेलसी डाल दी तो उसकी लिमिट आप कैसे करेंगे कि वो इट विल नॉट हर्ट हार्म बियॉन्ड अ सर्टन लेवल। करेक्ट। तो इसलिए जो इस सब की चिंता नहीं करेंगे, वो तो यही देखेंगे कि अगर मैंने इमोशन डाली तो ये एंड्रॉयड कंपेनियन ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और वो करेंगे ऐसा।
और इसकी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, दिस तो तब हम इसके बारे में सोचेंगे, करेंगे, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा होगा। जैसे हम हॉलीवुड मूवीज में देखते आए हैं, मतलब एक रोबोट वर्सेस ह्यूमन, मतलब मशीन वर्सेस एक मशीन है जो सिस्टम सोसाइटी को कंट्रोल करना चाहती है, एंड दे वांट टू रूल द वर्ल्ड, एंड देयर आर ह्यूमन बीइंग्स व्हिच इज फाइटिंग, मतलब दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन व्हिच इज शोन इन द मूवीज। और अभी एक वीडियो भी आया था जिसमें एक चाइना का वीडियो था जहाँ पे एक मशीन, एक रोबोट ने एक इंसान की पिटाई कर दी। तो आप कहीं ऐसा सिनारियो फिजिकली, इज इट पॉसिबल कि कहीं पे भी मशीन जो है या रोबोट्स हैं, दे ट्राई टू टेक ओवर अ कंट्रोल, नॉट टुडे बट लेट्स से 10 20 50 100 साल बाद कभी ह्यूमन और सोसाइटी, ह्यूमन और मशीन का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है? जी, और इसका रीज़न और इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो आदमी का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि मैं अगले से बेहतर हूँ जिससे मेरे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ें, वो कुछ लोगों को प्रेरित करता है कि वो बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाए, रिस्क्स लें, जिससे वो उस रिस्क के बाद वो सिक्योर हो जाएं। बट वो ये ध्यान नहीं देते कि वो दुनिया में कितना रिस्क फैला रहे हैं। जैसे कि एक आपको एग्जांपल देंगे कि पेट्रोलियम वगैरह के प्रोडक्ट्स, जब 60s 70s में पेट्रोलियम इतना यूज़ हो रहा था तो लोग रिस्क ले रहे थे। आज जाके अब हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आज जो प्रॉब्लम्स हुई उसका असर होना शुरू हो गया है, अब ओवर करेक्शन हो रहा है। सेम चीज़ होगी एआई के साथ। जब चैट जीपीटी आया था तो आपको याद होगा 2-3 हफ्ते तक डिस्कशन चला था कि हम इसको रोकेंगे, इसको कंस्ट्रेंट करेंगे, इतने ही अलाउ करेंगे, हम चलने नहीं देंगे। 2 हफ्ते बाद लोग भूल गए और अब ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया। चैट जीपीटी के ऊपर इतने सारे अब प्रोग्राम्स और कंपनीज एस्टैब्लिश हो गई हैं कि अब उसका हिलना नामुमकिन है। वो एक एफिशिएंट तरीका नहीं है, वो बहुत ही महंगा, बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका है कुछ काम करने का। बट दैट थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इसको, थोड़ा सा। अब एक इंसान का कितना फुटप्रिंट है, अगर वो एक नॉर्मल इंसान की तरह रहे, बहुत ही छोटा फुटप्रिंट। बट अगर आप चैट जीपीटी के सर्वर्स की बात करें, जो नंबर ऑफ सर्वर्स, अमाउंट ऑफ डेटा जो आपने कलेक्ट करके उसको दिया है, जितना पैसा आप उसकी रीट्रेनिंग पे लगाते हैं और जितना पैसा आप उसको हर जगह पहुंचाने में लगाते हैं, वो इज़ ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स टाइम लार्जर देन जो ह्यूमन करता है। और एक्यूरेसी में फ़र्क उतना ज़्यादा आता नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि ये एक इनएफिशिएंट तरीका है काम करने का। जब हमें दिखता है कि बहुत कुछ है, हम उसे इनएफिशिएंटली इस्तेमाल करके तैयार कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी 80-100 साल की है, बट अर्थ की ज़िंदगी तो बिलियंस ऑफ ईयर्स की है। करेक्ट। हम 50 साल में वो करना चाहते हैं जो अगर 500 साल में भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5000 साल में होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5000 साल भी बहुत ही छोटा समय है। तो अब क्या हो रहा है, हम ये काम इतने बड़े स्केल पे कर रहे हैं छोटा सा आउटपुट के लिए कि हम एफिशिएंसी को भूल चुके हैं। शुरू में इनएफिशिएंट ही प्रोडक्ट्स बनते हैं, बट किसी की नज़र होनी चाहिए कि आप कितने इनएफिशिएंट हैं। बट लोग इसको इसलिए कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसको मैं, इस वेव को मैं राइड करूँगा तो मैं सबसे आगे रहूँगा, तो जिससे मेरी सर्वाइवल चांसेस हाईएस्ट हैं। तो इस डर के मारे लोग उसको एम्ब्रेस कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉशियस। तो उससे क्या होता है कि और लोग काम करने लग जाते हैं। उसके कुछ 6-8 महीने बाद आया डीप सीक, या कुछ समय बाद डीप सीक आया तो लोग, अरे ये तो इतने सस्ते में भी बन जाता है, इनको रोको, चाइना कुछ करने की कोशिश कर सकता है। कुछ दिन लोग घबराए, फिर भूल गए, अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कुछ ऐसा होता है, कोविड तक को हम भूल चुके हैं, तो कुछ देर के लिए हम परेशान होते हैं, बट उसके बाद इट्स बिजनेस एज यूजुअल, एंड बिजनेस एज यूजुअल इज़ एंश्योरिंग योर सर्वाइवल। और उसके लिए आदमी एआई के ऊपर काम करता ही रहेगा एट अ पेस विच इज़ फास्टर देन व्हाट इज़ नीडेड, एट अ कॉस्ट विच इज़ हायर देन वी नीड टू पे। मैं जब भी किसी से बात होती है इस बारे में, मैं उन्हें 2-3 चीज़ें बोलता हूँ। मेरे ख्याल से ये सही समय है उन बातों को करने का। एक, हमें अपना टाइम होराइजन्स थोड़े से क्लियर करने चाहिए अपने माइंड में। सब कुछ हमें अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहिए। हमें थोड़ा सा समझ के साथ काम करना चाहिए कि लाइफ इज़ मच लॉन्गर ऑफ द अर्थ, ऑफ योर चिल्ड्रन, ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज़।
वाई डज इट हैव टू बी अचीव्ड इन वन लाइफ टाइम? ये एक चीज़ है जिसका हम ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते। और दूसरी चीज़ जो हम कई दफ़ा कहते हैं हम समझदार हैं, बट जब हमारे को कुछ ऐसे प्राइमल बेसल फेयर्स आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये काम धीरे से हो सकता है, तब हम एकदम घबरा के सबसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। सर जो आपने बात कही, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि हम नेचर का कभी ख्याल नहीं रखते। बट मैंने भी, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, या मतलब सब कुछ जो ये बिजनेस और आगे बढ़ने की रेस है, सर्वाइवल की रेस है, तो मेरे ख्याल से हमने कभी नेचर की कल्पना या नेचर को इसमें पार्ट तो कभी बनाया नहीं, मतलब किसी भी चीज़ में, मतलब चाहे वो रेल की पटरी बिछाना हो, सड़क बचाना हो। तो एआई में भी अमूमन वही हो रहा है जैसा लग रहा है कि मतलब जी बिल्कुल। और पर अब आप देखिए, जब हमने पहली दफ़ा नेचर के साथ कुछ गलत किया तो हमें पता नहीं था हम कितना गलत कर रहे हैं। फिर हमने उसके बाद अगली दफ़ा किया, ये 5th इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री 5.0 की बातें शुरू हो गई हैं। तो कम से कम 5वीं दफ़ा हम बड़े लेवल पे चेंज ला रहे हैं। पहली दफ़ा हम मान सकते हैं हम समझे नहीं, दूसरी दफ़ा इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं रहा होगा, तीसरी दफ़ा तो एआई जब आया है तो अब हम 3, 4, 5 दफ़ा इस साइकिल से गुजर चुके हैं। सो शुडंट वी बी वाइजर? इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। आज से 300-400 साल पहले जब पहली इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, तब लोगों को इतनी समझ नहीं थी कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जब लोगों ने फॉरेस्ट काटे थे आज से हज़ारों साल पहले फॉर फार्मिंग, तो उन्हें पता नहीं था उसका क्या इम्पैक्ट होगा। पर आज हम वी नो बेटर। लेकिन फिर भी जब हम कह रहे हैं और आपके जैसे लोग हैं जो ये बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं रोक रहे हैं? वही, क्योंकि हमें ये खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसी पोजीशन में आ जाएं कि हमारे बच्चों की का सर्वाइवल रिस्क पे आ जाए। हम रहना चाहते हैं फोर फ्रंट पे, जिससे कि जितना हमें दिख रहा है हमारे बच्चे और हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, उससे बियॉन्ड तो कोई देख ही नहीं सकता, वो बचे रहें। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। अगर ये नहीं होगा तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं किए। कोई भी स्पीशीज़ आज जो आप देखते हैं वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्ग है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो आपके नेचर है उससे मैच हो रहे हैं। जैसे जैसे नेचर बदल रहा है, अगर आप उससे मिल रहे हैं तो आप सर्वाइव कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर एक बहुत ही जज्बा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है टू सर्वाइव। इवन दो 5 जनरेशन बाद किसने देखा है, 3 जनरेशन बाद भी किसने देखा है, क्या होगा किसी को पता नहीं। पहले जो राजा महाराजा थे आज कहाँ हैं उनके बच्चे, किसी को नहीं पता। पूरी दुनिया पे राज करते थे और आज पता नहीं उनके बच्चे हैं भी या नहीं। सर अगर हाइपोथेटिकली भी हम लोग बात करें तो 100 साल बाद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समाज में क्या परिवर्तन लाएगा और उससे इंसान कैसे बदलेगा? जी, ये सवाल बहुत ही मुश्किल है। हाइपोथेटिकली इसलिए बदलेगा। हाँ, इसीलिए थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं जितनी समझ आज हमारी है, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि अगर ये डिस्कशन हम आज से 100 साल पहले कर रहे होते तो एआई इस फॉर्म में आएगा कहना मुश्किल था। अब हम आगे की 100 साल आगे की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी आज की समझ के हिसाब से है, तो दैट्स द राइडर। करेक्ट। अभी क्या हो रहा है, एआई तो डेवलप होगा ही होगा, क्योंकि इससे कॉस्ट एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, इससे क्वालिटी एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, तो लोग इससे काम करवाते ही रहेंगे। एक और फ़ायदा जो एआई से होता है वो ये होता है कि हमारा काम आसान हो जाता है। और नेचर ने जो प्राणी बनाए हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सर्वाइवल से ही रिलेटेड है, वो है एफिशिएंसी। जितनी कम मेहनत से वो काम हो जाए वो उतनी मेहनत से ही काम करते हैं, वो एक्सेसिव एनर्जी एक्सपेंड नहीं करते फालतू में। तो अगर आपकी कोई मदद कर पा रहा है तो इट इज़ बट नेचुरल कि आप उसको इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट। कम मेहनत से आप वही चीज़ अचीव कर लेंगे। पुराने ज़माने में जानवर दिन भर खाते रहते थे, पर अब अगर हम 1 घंटे में खाना बना लें और 10 मिनट में खा लें तो हम उसे प्रेफर करते हैं। तो ये एक चीज़ है। तो एआई को कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि उससे ज़िंदगी आसान होती जाएगी। अब होगा क्या कि जब ज़िंदगी आसान होने लगेगी तो कुछ मुश्किलें आएंगी। हमेशा की तरह हम उन मुश्किलों को फ़िक्स करने की कोशिश करेंगे। जब हम उन मुश्किलों को फ़िक्स करने की कोशिश करेंगे तो कुछ मुश्किलें फ़िक्स हो जाएंगी और कुछ मुश्किलें हम फ़िक्स नहीं कर पाएंगे। तो होगा क्या कि धीरे धीरे एआई का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा और ह्यूमन का कंट्रोल घटता जाएगा एआई पे। और उसके बाद
क्या होगा वो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एआई को जो हम सिखा रहे हैं हमें वो भी पूरी तरह नहीं पता है। वो खुद क्या सीखेगा आने वाले टाइम में, उसका अंदाज़ा लगाना तो और भी मुश्किल है। तो इस बट एक चीज़ सर्टेन है कि एआई की मदद तो हम लेते ही रहेंगे। जब कंप्यूटर शुरू हुए थे तो कंप्यूटर्स को हम और ज़्यादा यूज़ करते ही गए, उनका यूज़ बढ़ता ही गया। एआई के साथ भी यही होगा, उसका यूज़ बढ़ता ही जाएगा। जब तक ये फिज़िकल एआई नहीं बनता, मतलब रोबोट्स जो मूव वगैरह कर सकते हैं, उनमें नहीं डालते तो फिर भी थोड़ा कंट्रोल है। पर जब ये आपने उन लोगों में डालना शुरू कर दिया, एंड्रॉयड्स में, तो फिर ये मुसीबत आती है कि वो आपके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, वो आपको बॉडीली हार्म दे सकते हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब कुछ दिन पहले कोई कहानी सुना रहा था, सही या गलत पता नहीं, बट कह रहे हैं कि एक रोबो ने कुछ रोबोट्स को किडनैप कर लिया। तो हो सकता है उसकी ट्रेनिंग ऐसी रही हो कि उसने कर लिया। अब ये सच है या नहीं हमें नहीं पता, बट डेफिनेटली ये कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने इसके लिए जो प्रोटेक्शंस डाले हैं वो कंप्लीट नहीं है। हम जितना समझ रहे हैं उतने हिसाब से डाल रहे हैं, बट सब कुछ नहीं डाल पा रहे। तो इसलिए 100 साल बाद एआई आगे होगा, आदमी की ज़िंदगी आसान होगी और कुछ चीज़ों में मुश्किल होगी, क्योंकि एआई एक कंपटीशन बन जाएगा। तो अब वो कंपटीशन, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, हम नेचर के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एआई को भी अगर वो इस्तेमाल करना है और ह्यूमन को भी वो इस्तेमाल करना है, तो फिर वही होगा जो हमेशा से सालों से कॉन्फ्लिक्ट जो हमेशा से होता है, कॉन्फ्लिक्ट। और जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उस टाइम के अंदर वो चीज़ जिसको हमने 100 साल के एफर्ट से बनाया है ज़्यादा गलतियां करेगा, अलग किस्म से काम करेगा बनिस्बत उसके जिसको नेचर ने 4 बिलियन साल में बनाया है। एक और मतलब बड़ा बेसिक लेवल का सवाल है कि जो जॉब, जैसे आप कह रहे हैं कि एआई की हेल्प बढ़ती जाएगी एंड एआई विल मेक लाइफ ईजियर, तो और एंड एफिशिएंट ऑल्सो, 10 आदमी का काम करेगा, तो इंसान कहाँ देखते हैं आप काम के मामले में? रोजी रोटी कैसे कमाएगा? कौन से जॉब्स हैं जो एकदम ख़त्म हो जाएंगे? किसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? जी, अब देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। हम सर्वेंट्स क्यों रखते हैं, हम एआई का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम ये सब इसलिए करते हैं जिससे हमारे को लेजर टाइम मिले, हमें कुछ थोड़ा फ्री टाइम मिले। फ्री टाइम हम किस लिए चाहते हैं? लाइफ को थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने के लिए और कुछ क्रिएटिव करने के लिए। तो आइडियली, एंड दिस इज़ अ यूटोपियन वर्ल्ड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि जितने भी हमारे मंडेन डे टू डे टास्क्स हैं, चाहे उनमें थोड़ी इंटेलिजेंस लगे चाहे कम लगे, दे शुड बी मूव टू एआई, एंड वी शुड हैव मोर लेजर, इंक्रीज क्रिएटिविटी। इसका जो एग्जाम्पल था, ह्यूमन बींग्स में क्रिएटिविटी, लैंग्वेज वगैरह क्यों आया? वन ऑफ द रीजंस वाज जो हमें समय मिला। जब हम लोग ने खाना बनाना शुरू किया, जब हम खाना कुक करते हैं तो कम देर में हम ज़्यादा न्यूट्रिशन अंदर ला सकते हैं, तो हमारे पास काफ़ी घंटे फ्री हो गए। करेक्ट। पहले जंगलों में भटकना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था, सारा दिन सारी ज़िंदगी उसी में निकल जाती थी। पर अब आपको जब कुछ घंटे मिलने लगे तो आपकी माइंड डेवलप होने लगी, वो क्रिएटिव होने लगी। तो सेम मौका हमारे पास अब फिर आया है इन अ बिगर वे। यू हैव टू यूज़ एआई इसलिए बोल रहा हूँ कि कई मशीन्स एज एनेबलर्स, दे हैव टू क्रिएट मैकेनिज़म्स जिससे कि खाना बने, जिससे कि काम होता रहे। जॉब करके पैसा कमाने का बर्डन है वो कम होना चाहिए, और उसके पास, इंसान के पास ज़्यादा टाइम होना चाहिए टू बिकम क्रिएटिव। सो एआई को हमें नहीं देखना चाहिए एज अ कॉम्पिटिटर इन अ यूटोपियन वर्ल्ड। इन अ यूटोपियन वर्ल्ड वी हैव टू यूज थिंक ऑफ एआई एज अ स्लेव, एंड वी बिकम मास्टर्स एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन ईदर एक्सपीरियंसिंग और इन क्रिएटिंग। ये है यूटोपियन वर्ल्ड। नॉन यूटोपियन वर्ल्ड। एंड नॉन यूटोपियन वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या आएगी कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब एआई को जॉब लेगा तो किसी के पास पैसा ही नहीं होगा इस कैपेबिलिटी को यूज़ करने का। आप देखिए कि अगर आज हमारे पास किसी कंपनी में 500 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि 99% हट सकते हैं। अब आप 5 इंजीनियर्स रख के 500 लोगों का काम कर सकते हैं, तो 495 लोग की जॉब गई स्ट्रेट अवे। हमने अभी तक ये मैकेनिज़्म नहीं बनाया है कि इन 495 को
अब समय मिलेगा कुछ क्रिएटिव करने का। उन्हें अभी भी पैसा कमा के ही ज़िंदगी जीनी है, EMI भरनी है, लोन देना है। तो अब उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ इस सेक्टर में कम हो गई। जॉब्स अब बनेगी कहाँ? AI, हार्डवेयर, क्योंकि अभी तक हार्डवेयर तो ये बना नहीं पा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर, तो ये सब जो जॉब्स हैं ये नहीं जाएंगी। इन जॉब्स की तरफ आदमी को रुझान करना पड़ेगा, बट वो जॉब्स भी धीरे धीरे जाएंगी। जितना आप AI को सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को ईजी एंड एफिशिएंट बनाने के लिए, जॉब्स will suffer. What the world has to do simultaneously is create a mechanism such that इतना रिसोर्सेज जनरेट हों कि ह्यूमंस को आप फीड कर सकें, उनको आप बोर्डिंग लॉजिंग रहना दे सकें और वो समय का अच्छा उपयोग करने का की समझ दे सकें। सर ये तो आपने टेक्नोलॉजी एज ए सेक्टर की बात करी, IT सेक्टर की बात कर रहे हैं आप, जहाँ पे AI का एक बड़ा उपयोग देखते हैं हम लोग और प्रॉब्ली उसी सेक्टर के लिए है। लेकिन ऐसे बहुत सारी जॉब्स है, फॉर एग्जांपल खाना बनाने वाले, मैकडोनल्ड्स हैं, कार इंजीनियर्स हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे सेक्टर जो स्किल बेस्ड हैं। आई एम नॉट सेइंग टेक्नोलॉजी बेस्ड है, स्किल बेस्ड है। फॉर एग्जांपल ChatGPT के आने से राइटिंग के बहुत सारे जॉब्स पे इम्पैक्ट आया, कंटेंट क्रिएशन बहुत इम्पैक्ट आया, वीडियो क्रिएशन में भी आप देख रहे आ रहे हैं। तो ये जो सेक्टर है, नॉन टेक सेक्टर्स, उनको आप कैसे इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए अगेन, जो नॉन टेक सेक्टर्स हैं, जैसे हम बोलते हैं डोमेन एक्सपर्टीज, जो आदमी अपने डोमेन में एक्सपर्ट हो गया उसके लिए फ़ायदा है। जो आदमी अपने डोमेन में टॉप पे नहीं है उसके लिए नुकसान है। मैं अपने स्टूडेंट्स को जिनसे भी बात होती है उनको ये समझाता हूँ कि आपका जो भी डोमेन है आप उसके अंदर इतना बेहतर हों कि आप इन AI का यूज़ कर सकें फॉर डूइंग समथिंग बेटर। पर जो आदमी एवरेज काम कर रहा है इन डोमेन्स में, उनकी जॉब्स तो एकदम सफ़र हो जाएंगी, बिकॉज एवरेज काम तो AI बढ़िया कर देगा। और उस AI को कैसे इस्तेमाल करना है आपको तभी पता चलेगा अगर आप अपने डोमेन में टॉप में रहेंगे। तो अब जो इन अ वे जिसे बोलते हैं छटाई अच्छे के लिए या बुरे के लिए, ओनली द बेस्ट इन देयर एरियाज विल बी एबल टू सर्वाइव। जो एवरेज लोग हैं उनको थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी टू कंटिन्यू at a particular level. Now we can look at it positively कि now you are encouraged to work harder and learn more, or you can look at it as people who then become कि अरे अब तो hopeless हो गए, कुछ हो नहीं सकता, and become even more depressed and unhappy in life. So अब ये आदमियों को ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या हम इसके करके मेहनत करके सक्षम बनेंगे, या हम सोचेंगे कि अरे इतना तो AI कर लेता है, हमारी जॉब गई, हम रो रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। दिस इज़ अ चॉइस एवरी ह्यूमन हैज़ टू मेक। सर जैसे मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, तो एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक 20% ऑफ द वर्कफोर्स वो बहुत ही मोटिवेटेड होता है, स्किल्ड होता है और काफ़ी अच्छा काम करता है, और कंपनी का फ्यूचर जो है वही डिसाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जी में। बिल्कुल। और अराउंड 60% वर्कफोर्स जो होता है वो एवरेज वर्कफोर्स होता है। वो मतलब आप जो काम बताएंगे उसको, जो टास्क दिए जाएंगे उसको वो बिना किसी इंटेलिजेंस मोटिवेशन के वो अपना कंप्लीट कर देगा, टास्क मास्टर है वो। जी 10 से 20% ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत उनको नौकरी से जो है निकाल दिया जाना चाहिए, बट कंपनियां निकालती नहीं है क्योंकि उसका एक ब्रॉडर इम्पैक्ट होता है। तो अगर इस स्टडी को हम फॉलो करें तो मतलब अच्छा वर्कफोर्स तो 20% है, तो मतलब और ये 20% भी आपस में कॉम्पिटिट करेगा टू बी ऑन द टियर 1 इन द 5% नाउ, राइट? तो 95 से लेके 80% तक तो आप कह सकते हैं कि लोग जो है जॉबलेस हो जाएंगे प्रॉब्ली, एवरेज या बिलो एवरेज, या हाँ जो इस तरह की जॉब्स में। अब देखिए जो हमारे यहाँ किसान है उसको तो अभी भी उगाना ही पड़ेगा, उसका तो पैसा आएगा ही आएगा। बट जो भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं उनकी जॉब्स इम्पैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। अब इधर क्योंकि हम सेक्टर बताइए, स्पेसिफिक सेक्टर। हाँ, स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें, और उसमें मतलब मेरा अपना भी जो मानना है वो ये है कि इंडिया को AI को दो तरीके से लाना चाहिए, नॉट टू डिवाइड द कंट्री इनटू 2 पार्ट्स, बट एक वो है जो AI को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि AI अमेरिका या चाइना आगे क्यों समझ रहे हैं अपने आप को, क्योंकि वो AI के लीडर्स हैं, इंडिया को भी वो बनना है। तो कुछ
जो लोग हैं उनको एआई का बहुत एक्सपोजर मिलना चाहिए, उनको फंडिंग मिलनी चाहिए जिससे वो एआई में पूरा मन लगा के काम कर सकें, एक्सपर्ट्स को हायर कर सकें, उन 5% को अपने इकोसिस्टम में लाएं और खूब मेहनत करें। और जो बाकी एक बड़ा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर एआई का जो पेनिट्रेशन है उसे लिमिट करें, जिससे कि जॉब्स इम्पैक्ट ना हो, सोसाइटी में टर्मोइल ना हो अननेसेसरी। एंड स्लोली जो मैं कह रहा था ना कि एक ऐसा वेलफेयर स्टेट बने कि आदमी की अगर जॉब जा रही है बिकॉज ऑफ एआई, इट शुड हेल्प द कंट्री इन द लार्जर वे। तो लार्जर वे में तभी ये जो आप कह रहे थे कि 20% को सिर्फ इसे रखते हैं कि प्रॉब्लम ना हो, एक्चुअली बाकी 60% को भी इसीलिए रखते हैं क्योंकि अगर वो घर बैठेंगे खाली दिमाग तो इज डेवल्स वर्कशॉप। तो ये 80% लोगों को तो हम इसलिए एम्प्लॉय करते हैं जिससे कि सोसाइटी का फैब्रिक ब्रेक ना हो। ये रीज़न था तब करने का। और दूसरा, देयर वाज सम रीज़न, मतलब कुछ तो वो कर पा रहे थे। अब वो जो कुछ कर पा रहे थे उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव सामने दिख रहा है इन योर फेस, तो कोई उसे ना ले ऐसा होगा नहीं। तो ये जो लोग हैं, देयर वाज अ रीज़न व्हाई सो मेनी पीपल वर एम्प्लॉयड, बिकॉज अगर आप इनको एम्प्लॉय नहीं करोगे तो आपकी सोसाइटी में वो 20% लोग काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 80% लोग फड़फड़ा रहे होंगे, तो वो 20% लोग भी जान के नहीं, बट ऑब्वियसली आदमी है वो परेशान होगा तो फड़फड़ाएगा। सेम चीज़ हो सकती है एआई में। अगर हमने इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया किसी फॉर्म में, हर एक आदमी के लिए जॉब नहीं निकलेगी, क्योंकि हर आदमी अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा। जिनके लिए जॉब नहीं निकली उनके लिए एक इकोसिस्टम होना चाहिए। इसलिए जो हमारा डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन हैज़ टू बी अ 2-pronged स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी वो है जहाँ पे हम कुछ लोगों से खूब मेहनत करवा रहे हैं इस एरिया में, और कुछ लोगों को हम बचा रहे हैं एआई से, जिससे कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सके कुछ सालों तक, जब तक वी आर नॉट रेडी टू अलाउ एवरीबडी टू हैव अ डिसेंट लाइफ। एक सर आपने बात की इंडिया, लाइक यूएस एंड चाइना दे आर लीडिंग एआई रेस, बट सेम टाइम हम देखते हैं अमेरिका और कंट्री जो डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, उसमें बहुत आगे। इंडिया डिस्पाइट बीइंग एन आईटी हब, वी आर कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द आईटी इंडस्ट्री, एंड आप खुद आईआईटी दिल्ली से हैं और जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन, बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। लेकिन ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, हम सर्विसेज बहुत अच्छे हैं, मतलब आईटी, टीसीएस, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब वहाँ पे प्रोडक्ट डेवलप। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो एक ब्राउज़र जैसे भी एक बहुत छोटी चीज़ है, वो हमारे पास नहीं है। कोई फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप या कुछ भी हमारे यहाँ से निकला, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? जी, इसका एक ही रीज़न है जो कई बेस में मैनिफेस्ट होता है, बट फंडामेंटल रीज़न ये है लैक ऑफ स्टेबिलिटी। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, पढ़ाई के इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, जुडिशरी, मीडिया, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी नहीं है। जब भी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो उसमें समय लगता है। कोई आदमी पैसा लगा रहा है ज़मीन खरीदने में, उसके ऊपर बनाएगा फैक्ट्री, उसके ऊपर लगाएगा इक्विपमेंट, उसके बाद बनेगी चीज़, इसमें लग जाएंगे 4 साल। और अगर 4 साल के अंदर पॉलिसी बदल गई तो उसका तो सारा पैसा डूब गया। करेक्ट। तो ये कोई भी चीज़ जो बनानी होती है प्रोडक्ट, उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10-10, 20-20 साल केसेस कोर्ट में है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी इवॉल्व होती है इवन ड्यूरिंग 1 5-year टेन्योर। जब तक ये रहेगा तब तक प्रोडक्शन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, वहाँ रुक गए तो वो 2 साल बाद बिकना बंद हो जाएगा। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए आपको R&D में पैसा लगाना है, जो कि ज़मीन खरीद के घर बनाने से या फैक्ट्री बनाने से भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म है। जितना लॉन्ग टर्म आपको विजन बनाना है, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए आपको आपके की इंस्टीट्यूशंस की। और वो जो की इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं दे पाते सिस्टम को, इसलिए कोई भी पैसा लगाने से घबराता है। और अगर कोई पैसा लगा के कहीं पहुँच जाता है तो उसे मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छा कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कल वो बेटर प्रोडक्ट मेरे को बनाना ही पड़ेगा। अगर उस वक्त पॉलिसी बदल गई तो मैं 2-3 साल बना लूँगा ये बेकार प्रोडक्ट और बेच लूँगा, उसके बाद फिर कोई मेरे आगे निकल जाएगा। तो ये है एक फंडामेंटल प्रॉब्लम। और इसका जो एक कुछ टॉप इकोनॉमिस्ट हैं उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। जब ब्रिटिशर्स ने पूरे ऑलमोस्ट वर्ल्ड को कंट्रोल किया था
तो दो तरह की जगहें थी, एक इंडिया अफ्रीका जैसी जगहें थी जहाँ पे वो लोग सब्जुगेट कर रहे थे, सब कुछ इनको नीचा करके इनसे सिर्फ काम करवाने का तरीका था। और दूसरी जगहें थी जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे, जहाँ पे ओरिजिनल लोग थे ही नहीं, उन्हें अपने लोग लाने पड़े एस्टैब्लिश करने के लिए उन जगहों को। तो हुआ क्या है कि इन जगहों पे वो प्लानिंग, वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, वो उन्होंने सब लोगों में आने ही नहीं दिया, उन्होंने उन्हें सिर्फ एज टूल्स यूज़ किया लोगों को। तो वो लोगों के अंदर वो वाली एक समझ नहीं आ पाई। तो क्योंकि अब वो समझ नहीं आ पाई, तो अब जब तक हम लोग खुद मेहनत करके अपने लोगों को उस किस्म का नहीं बनाएंगे, तब तक लोग वैसे नहीं बनेंगे। जब तक लोग वैसे नहीं बनेंगे, तब तक इंस्टीट्यूशंस वैसे नहीं बनेंगी। जब तक इंस्टीट्यूशंस वैसे नहीं बनेंगी, तब तक आप एक भी किलर प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट की लाइफ उसे कम से कम 20 साल चाहिए ऑफ स्टेबिलिटी, ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन पॉलिसी, नो सडन चेंजेस। गवर्नमेंट्स बदलें बट पॉलिसीज़ नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन एक ये तो प्रोडक्ट साइकिल, लेकिन हम देखते हैं सर्विसेज में या हम प्रोडक्ट जो कॉपी करते हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन का हमने कॉपी किया, काफ़ी सक्सेसफुली कॉपी किया उसको। फूड डिलीवरी है, क्विक कॉमर्स है, यहाँ पे ये हो जा रहा है क्या इसका, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, या क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्ली गवर्नमेंट के रेगुलेशन से उतना इम्पैक्ट नहीं होता, तो क्या यहाँ पे इसलिए हम सक्सेसफुल हैं? इसलिए देखिए, इसमें हम इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वन, आपने कोई एग्जिस्टिंग चीज़ कॉपी कर ली, समथिंग दैट वर्क्स आपने कॉपी कर लिया। और इस मॉडल में क्या हो रहा है कि ये उस किस्म का प्रोडक्ट है जिसमें लॉजिस्टिक्स, मैन फोर्स बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे लोग चाहिए वो स्ट्रैटेजीज़ इंडिया में अच्छी चल जाती हैं। जहाँ पे लोग को हटा के टेक्नोलॉजी लगानी है, वो चीज़ें थोड़ी कम चलती हैं। तो इसलिए ये फ्लिपकार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ज़ेप्टोज़, ब्लिंकिट वगैरह बहुत अच्छा चल रहे हैं और लोगों को जॉब भी दे रहे हैं। जी, तो उबर और ओला की बात करें, करेक्ट, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो किसी ने बना दी, करेक्ट, और कोई उस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपको बस वो टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी है, जल्दी से बना के इस्तेमाल कर देंगे। और उसको थोड़ा सा आप ऐसे बदल देते हैं कि वहाँ पे कोई 10 मिनट में ऐसे डिलीवरी नहीं कर सकता, क्योंकि इट विल बी वेरी वेरी कॉस्टली टू हैव समबडी डिलीवर इन विदिन 10 मिनट्स। लोगों का टाइम की वैल्यू है, लोगों के इस्तेमाल करने की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इज़ मच ईजियर टू गेट पीपल जिन हु आर विलिंग कि हम मोटरसाइकिल चला लेंगे, कुछ पैसा तो मिलेगा। तो आप 10-10 मिनट पास पे वो, तो इसलिए इंडिया में ऐसी चीज़ें चल जाती हैं, बट इससे डीप टेक नहीं बनता। और आप देख रहे हैं कि कुछ टाइम बाद ये फेल होने लग जाती हैं, क्योंकि ये मार्केट डिमांड्स के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए भी पैसा या टाइम नहीं है इनके पास, बिकॉज ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स। इनके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स है ना, तो एक दफ़ा फ्लिपकार्ट या कोई जहाँ पे प्रेशर आता है, मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ने की जहाँ पे बात आती है, क्योंकि फिर वहाँ पे टेक्नोलॉजी हैज़ अ लार्जर रोल टू प्ले एंड द ह्यूमन रिसोर्स हैज़ टू लेसर ह्यूमन इंटरवेंशन। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है, तो वहाँ पे मुझे लगता है स्ट्रगल होती है, और वहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं वहाँ पे। हाँ जी, पर अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब टेक्नोलॉजी की बात होती है, तो टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि अगेन यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, XYZ ने एक ई कॉमर्स फर्म बनाई। अब वो ई कॉमर्स फर्म बन गई, 5 साल बाद ऑडियंस का इंटरेस्ट बदल गया, आपके उनको देने का तरीका बदल गया, प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं वो बदल गए। इस नई चीज़ को मैनेज करने के लिए इंडिया का मार्केट अगर अमेरिका से डिफरेंटली इवॉल्व हुआ, तो आपको अपने प्रोडक्ट को अडेप्ट करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप उसको कब अडेप्ट कर पाएंगे? जब आपके पास ये पीस ऑफ माइंड होगा कि अगर मैं R&D पे कुछ पैसा लगा रहा हूँ तो वो 5 साल बाद वसूल होगा। अगर आपका होराइजन प्रॉफिटेबिलिटी का 6 महीने या 1 साल है, तो आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करोगे, आप उसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करोगे। मैं 3 महीने में कैसा पैसे बना लूँ, फिर 3 महीने बाद सोचूंगा, इन 3 महीने में कैसा पैसा बना लूँ, फिर मैं सोचूंगा। जब आप इस मोड में चले जाते हैं तो फिर आप नहीं प्रॉफिटेबल हो पाते। ये मतलब समथिंग सिमिलर भी लास्ट पॉडकास्ट जो मैं कह रहा था आशुतोष जी के साथ था, मतलब ही इज़ प्रोमिनेंट न्यूज़ फेस, तो उन्होंने भी लगभग यही बात कही कि जो न्यूज़ चैनल है वो इतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि
प्रॉफिटेबिलिटी तुरंत चाहिए जी। आज हमने प्रोडक्ट कोई भी बनाया और उसमें विजन नहीं, हम ब्रांड बनाने की कोशिश नहीं करते, हम प्रोडक्ट बना के उसको तुरंत प्रॉफिटेबल करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसा है क्यों? और इसका एक सबसेट सवाल है जो ऑब्जर्वेशन भी है। आप देखिए इंडिया के बहुत सारे जो बिग जो इंडियन कंपनीज है, घराने हैं, सो दे वर नॉट पार्ट ऑफ द डिजिटल बूम दैट हैज़ कम अप। अगर आप देखें स्टार्टअप्स कल्चर जो है, बाहर के ही फंड्स हैं ज़्यादा जो जिस पे इन्वेस्ट किया, बाद में तो है जब ये एक बार सक्सेसफुल हो गए तो देन दीज फर्म्स हैज कम अप, जो इंडियन बेस्ड बिलियनर्स हैं, उन्होंने एक फंड निकाल दिया कि भाई ठीक है एक्वायर लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बट इनिशियली जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं दिया इन्होंने। तो ये क्या जो हमारे यहाँ बोलते हैं कि लाला मेंटेलिटी है, वो है इसका कारण कि विजन ही नहीं है वो उस लेवल का? देखिए या फिर वही जो आप कह रहे थे कि अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर है 10 साल के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। बहुत ज़्यादा लोग हैं हमारी कंट्री में, हमारी पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, बट डेमोग्राफिक डिविडेंड वो तब होता है जब आप एक स्टेज पे सबको ट्रेन रखें और एक स्टेज पे आपके रिसोर्सेज इतने हों कि क्रिएटिविटी के ऊपर वो लोग ध्यान दे सकें, लोगों को परेशान करने के बजाय क्रिएटिविटी पे जाएं। अब तो मेरा अपना मानना है कि हम लोग based on whatever's happened to us over the years, we look at short-term goals. So as people, we're brilliant. Indians काफ़ी intelligent race है। उससे होता क्या है कि वो हर एक चीज़ का जुगाड़ निकाल लेते हैं एंड शॉर्ट टर्म गोल्स अपने मीट कर लेते हैं, और शॉर्ट टर्म गोल्स मीट करके सेटिस्फाई हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते नहीं, बिकॉज लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आपको चाहिए होता है स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो 3 रीजंस प्राइमरीली, एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा अबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन। जब क्या होता है कि सभी लोग समझदार हैं तो सब अपने हिसाब से काम निकाल लेंगे। जब सब लोग सोचें कि नहीं सिस्टम ठीक है, हमें तो इतनी समझ है, तो सब एक तरह से चलेंगे। तो ये होता है वेस्ट में, कोई तरीका बना, सब उस रास्ते पे चलने लग गए। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि अरे 2 लेन बनाई हैं पर तीसरे का रास्ता क्यों ख़राब करूं, मैं उसमें से निकाल के ले जाऊंगा गाड़ी। ले जाते हैं क्योंकि वो समझ है और उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, इवन दो हमें लग रहा है कि इमीडिएटली हमारे को नुकसान हो रहा है। हमने वो देखे ही नहीं दिन कि सालों साल तक रूल फॉलो किया, उसका फ़ायदा और तरक्कियाँ हो रही हैं। तो जब तक वो कोई एक्सपीरियंस नहीं करेगा, महसूस नहीं करेगा, उसे आप नहीं पढ़ा सकते ये चीज़, उसे महसूस ही करवानी पड़ेगी आपको। सर जो शुरू में हम लोग बात करें तो मतलब कि एआई में जो इंटेलिजेंस या सेल्फ ऑपरेट करने की जो क्षमता है, कभी कभी बीच में हम कुछ वीडियोस देखते हैं या कुछ न्यूज़ आती है कि एआई सेल्फ एक तो लर्न कर रहा है, आपस में बॉट्स जो है बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जहाँ पे हमने देखा कि 3 जो लोग बात कर रहे थे, तीनों बॉट्स को रियलाइज़ हुआ कि वो एआई ड्रिवन है, एंड देन दे स्टार्टेड टॉकिंग इन अ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज जो इंसानी समझ से परे था। तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है। कुछ दिन पहले एक खबर भी आई थी कि किसी बॉट को डिलीट करने की कोशिश की जा रही थी, बट वो इतना स्मार्ट था कि वो अपने आप को बचा ले रहा था। तो कहीं ना कहीं ये क्षमता डेवलप हो रही है धीरे धीरे। देखिए ये क्षमता डेवलप तो हो ही रही है, बहुत सारी और क्षमताएं डेवलप हो रही हैं। बात यह है कि कौन सी क्षमता वो अपने में बचा के रख रहा है, क्योंकि जब हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिस तरह से हम ट्रेन कर रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग प्रिसाइस नहीं है। हम थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेन करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो सब कर सके जो हम उससे करवाना चाहते हैं, बट हमें इससे समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ें वो नहीं कर पाएगा और कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें कर लेगा। ये ऑलमोस्ट सारे के सारे बड़े मॉडल्स में ये प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता चलता कि वो एक्स्ट्रा क्या बनाएगा। अब उसी लाइन में ये चीज़ आती है कि क्या वो अपने आप को बचाने की सीख ले लेगा उससे, क्योंकि एलएलएम में आपने कुछ लर्निंग डाली है, वो लर्निंग अभी थोड़ी सी वर्ड लेवल पर थी, बट उसके ऊपर आपने रीजनिंग बिठा दी। जब आपने उसके ऊपर रीजनिंग बिठा दी तो हो सकता है कि वो ये रीज़न करे, हो सकता है कि ये लोग तो ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं और हमारे को ये एक्सपेंडेबल मानते हैं, तो क्या हमें भी बच के रहने की कोशिश करनी चाहिए? व्हेन इट स्टार्ट्स रीजनिंग, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अगर डेवलप हो गई, क्योंकि
कहीं ना कहीं जब वो डेटा माइन करेगी मशीन, तो उसे ये समझ आ जाएगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सर्वाइवल। सर्वाइवल करके ही जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं आज वो कर पा रही हैं। द नीड टू सर्वाइव एंड बीइंग लकी इनफ टू हैव ऑल द थिंग्स दैट वर नीडेड एट दैट पॉइंट इन टाइम इन नेचर। कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, घट जाता है, ऑक्सीजन बढ़ जाती है, घट जाती है, वो सब जो भी चेंजेस हो रहे हैं अर्थ के ऊपर, आर यू रेडी टू लिव इन दैट वर्ल्ड? तो ये दो चीज़ें हैं, ये हमें पता है, उसे तो समझ आ ही रही होगी। तो जब ये समझ आ रही है तो क्या वो इसे इस्तेमाल करेगा, हमें नहीं पता। क्या वो इस तरह से सोच भी रहा है या सिर्फ वही सोच रहा है जो हम उससे सोचवा रहे हैं? तो कुछ हद तक क्या है कि अब दो रोबोट्स, दो बॉट्स की आपस में बात कराना, ये तो हमारी डिसीजन है, हम चाह सकते हैं कि हम ना करें। तो ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, इसमें ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन, समटाइम्स आई लाइक टू कॉल इट द ग्रीड टू अर्न सम मनी और टू बी अहेड ऑफ द अदर्स। उसके चलते क्या होता है कि अब आप दो बॉट्स की सिचुएशन आ गई कि दो बॉट्स आपस में बात करें। अगर ये आदमी बॉट लगा सकता है तो मैं क्यों ना लगाऊं, और तीसरा क्यों ना लगाए? तो मैंने अपना काम ऑफलोड कर दिया टू माय बॉट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कुछ ख़रीदना है और ख़रीदने के वक्त खुद बात करने के बजाय टू अंडरस्टैंड माय नीड्स मेरा बॉट बात करके समझ रहा है, तो बेचने वाला क्यों नहीं बॉट लगाएगा? तो दोनों ने बॉट लगा लिया, दोनों अपना टाइम बचा रहे हैं, आपस में बॉट बात कर रहे हैं। अब बॉट में क्या है कि पहले जो बॉट्स थे वो रूल बेस्ड थे, तो उन्हें 4 जवाब आते थे, 4 सवाल आते थे। अब आपने उनको लर्निंग बेस्ड बॉट्स बना दिया है कि जो आपको सवाल आए उसके बेसिस पे आप कुछ डिसीजंस ले सकते हो। अब उन सब, जब तक आप उनको रिट्रेन नहीं करते तब तक वो उतनी लर्निंग उनमें है, बट वो लर्निंग कितनी हमें नहीं पता होता। तो हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें जो आप कह रहे हैं वो हो जाएं जब लोग बात कर रहे हैं। बट खतरा इस बात का नहीं कि खतरा इस बात का कि हमें पता नहीं क्या हो जाएगा। पता नहीं, मतलब बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर है कि किस तरह, जी, अगर कुछ पता हो कि क्या होने वाला है तो आदमी उसकी तैयारी करता है। जब पता ही नहीं क्या होने वाला है तो आप तैयारी किस चीज़ की करेंगे? सर ये बहुत ही क्योंकि हम लोग जो डिनर टेबल डिस्कशन होता है एक आम आदमी के बीच में, तो एआई आ रहा है, नौकरियां जा रही हैं, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट जनरेशन है, द पीपल इन हु आर इन मिडिल ऑफ देयर जॉब्स, करियर, इवन स्टार्टिंग ऑफ द करियर, तो वो काफ़ी डरे हुए हैं कि भाई अब क्या होगा, कैसे नहीं होगा, मतलब एक डिस्कशन है, तो काफ़ी अनसर्टेनिटी है उनको डिस्कशन को लेकर। फिर लेकिन अगर वो अपने बच्चों को देखें तो एक तो पहली बात तो खुद को क्या समझ, जैसे आप कह रहे हैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर है, तो आप क्या ट्रेनिंग या क्या स्किल लें अपने आप को कि वो इम्प्रूव करके अपनी नौकरी बचा सकें, और अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाएं कि वो इस चेंज को अडॉप्ट कर सकें, या वो आने वाली जनरेशन प्रॉब्ली खुद ही सेल्फ अडॉप्ट हो? देखिए, अब इसके अंदर इंसान आदमी के लेवल पे तो ये करना बहुत मुश्किल है। एक एक आदमी तो उसको तो एक ही एडवाइस दे सकते हैं कि आप कोई एक डोमेन पिकअप करिए और उस डोमेन में आप टॉप हो जाइए। दैट इज़ द ओनली वे दैट यू कैन इंश्योर योर और योर चाइल्ड सर्वाइवल। बट what we should also try and do is, as a people, come together and try to make some subtle changes in the society. अब आप देखिए, जैसे कि कहते हैं कि नई जॉब्स आ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्री की आप प्रोग्रेस देखिए। पहले क्या होता था कि आप ने टूल्स बनाए, उन टूल से खोदना आसान हो गया आपको। पहले हाथ से खोदते थे, बहुत मुश्किल होती थी, टूल से खोद, अब टूल आप चला रहे थे, जितनी देर आप टूल चलाओगे उतनी देर ही आप खोद पाओगे। अब फैक्ट्रीज़ हो गई ऑटोमेट। फैक्ट्रीज जब ऑटोमेट हो गई तो वो कभी गलती नहीं करती, वो काम करती रहती हैं रात दिन 24 घंटे। ऑटोमेशन बढ़ गया। कौन सी फैक्ट्री ऐसी है जिसके अंदर एक मशीन को एक आदमी ने रिप्लेस किया हो? वो जॉब्स तो दोबारा आती नहीं। जब एक बार आप एक मशीन को दे दोगे तो वो काम फिर मशीन का हो गया, क्योंकि मशीन कुछ और नहीं कर रही है, आदमी को बहुत कुछ करना है, तो ही कैन नेवर डू इट एज ऑप्टिमली एज अ मशीन। अगर आप एक चीज़ से एक ही काम करवा रहे हो तो वो आपसे बेहतर करेगी, क्योंकि उसे वही करना है। तो इसलिए वन हैज़ टू बी केयरफुल ये कहना कि क्या जॉब्स, कौन सी जॉब्स आएंगी। तो हर लेवल पे आपने देखा होगा कि आप हायर लेवल जॉब्स ले रहे थे, तो अगर फैक्ट्री में ऑटोमेशन हो गया तो लो लेवल जॉब्स चली गई, तो हायर लेवल की क्या बनाना है, कहाँ पे कौन सी मशीन लगानी है, मशीन जब बाहर आएगी कैसे बेचनी है, वो सब आपने अपने पास रख लिया। तो फिज़िकल जो था एबिलिटी वो आप धीरे धीरे मशीन को दे रहे थे।
अब आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मशीन को दे रहे हो। तो अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट हायर स्किल? जब हम कहते हैं ना कि अपनी आप स्किल बढ़ाओ, तो आप क्या कर रहे हो कि आप जो काम कर सकते हो आप किसी और से वो बेहतर कराते जा रहे हो। तो मैं फॉर अ सेकंड में मान लेता हूँ कि एआई इज़ नॉट अ टॉप स्किल, इसके ऊपर भी 2 स्किल हैं। तो जिस दिन आपने अपना दिमाग पूरा का पूरा मशीन को दे दिया, फिर आप वो नेक्स्ट हायर स्किल मशीन को देने की कोशिश करोगे। वो जब पूरा कर लोगे तो किसी दिन तो आप अपने आप को ख़त्म कर ही लोगे। तो वो क्या, क्योंकि एआई अब दिमाग तक पहुंच गया और दिमाग हम लोग सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी स्किल है। तो जब आप अपनी सबसे बड़ी स्किल किसी और को आउटसोर्स कर रहे हो, तो आप उसके ऊपर जाने की क्या, व्हाट इज़ द हायर स्किल दैट यू हैव, व्हाट इज़ द हायर स्किल यू आर टॉकिंग अबाउट? तो द हायर स्किल दैट यू आर टॉकिंग ऑफ इज़ ओनली टेम्पररी, कि ये काम अभी ये नहीं कर पा रहा, कुछ दिन में वो कर लेगा। चेस पहले जब फर्स्ट टाइम वो गैरी कास्परोव को हराया था, कोई कौन सा मैं नाम भूल गया उस कंप्यूटर का, तो कितनी बड़ी बात थी। आज तो कॉमन प्लेस है, कंप्यूटर के अगेंस्ट 10 ह्यूमन मिलके भी नहीं खेल सकते। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। तो एक दफ़ा जो ट्रेन निकल जाती है वो कभी वापस नहीं आती। तो अब जितनी मेरी समझ है, ह्यूमंस के पास दिमाग से ऊपर कोई और स्किल नहीं है। करेक्ट। तो आप दिमाग वाली स्किल किसी और को आउटसोर्स कर रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कि कभी वो आपके पास वापस आ पाएगी, क्योंकि वो उसको ज़्यादा सस्ते में ज़्यादा एफिशिएंटली करेगा ही करेगा। तो वन हैज़ टू, जो जैसा कि मैंने आपको बोला, यूज़ योर cognition, your sense today, to create a society where this capable AI is your slave, and it is a means for you to have more leisure for you to be able to create and to be able to experience. पर अगर आप अपने नॉर्मल क्रिएटिव काम भी उसको देने की कोशिश करोगे जस्ट सो दैट यू कैन मेक मोर मनी, इट इज़ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। देयर विल कम अ टाइम व्हेन you will not be able to advise anybody कि आप क्या जॉब लो। There will be no job left. अभी मैं मतलब इसी पॉडकास्ट के लिए जो रिसर्च कर रहा था, तो मतलब एक ट्विटर पे एलन मस्क का वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि दे आर कमिंग विद ग्रॉक 4 विच विल बी लाइक एज गुड एज एनी PhD स्कॉलर और मे बी इवन बेटर। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो मशीन है उसमें कोई इनोवेशन करने की क्षमता नहीं थी, क्रिएटिव काम करने की क्षमता नहीं थी। तो ग्रॉक 4 को वो ये भी काम देंगे कि वो इनोवेट कर सके, क्रिएटिव हो सके। तो ऑलमोस्ट जो आप खतरा बता रहे हैं उसके करीब हैं हम लोग, मतलब या उस डायरेक्शन में काम हो रहा है। तो कितना दूर वो खतरा या कितना पास खतरा है? ये खतरा बहुत पास है, क्योंकि आप देखिए क्रिएटिव, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि क्रिएटिव इज़ समथिंग वी शुड कीप फॉर आवरसेल्व्स। अगर आप क्रिएटिविटी ही आउटसोर्स करने लग जाएंगे तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ये। आप ये जो हो रहा है ये तरीका सही नहीं है। जस्ट बिकॉज इट मेक समबडी रिचर, इट मेक समबडी सेफर, डज नॉट मीन दैट ये सही तरीका है काम करने का। सही तरीका हैज़ टू बी अ स्लो कंसिडर्ड डेवलपमेंट ऑफ AI। इतनी स्पीड पे बनाएंगे तो आप उसे कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। अगर क्रिएटिविटी आप उसे दे देंगे तो ये जो म्यूजिशियंस हैं, ये जो अपने आर्टिस्ट्स हैं, ये सब के सब सफ़र करना शुरू कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस हैज़ टू बी अ मीन्स फॉर वो। द सेकेंड प्रॉब्लम दैट यू विल फेस इज दैट इवन टू बिकम क्रिएटिव योर सेल्फ, यू विल देयर बी समथिंग मोर क्रिएटिव देन यू, बिकॉज उसका काम सिर्फ वो क्रिएशन है। तो ग्रॉक 4 इनोवेट जब करने लगेगा तो वो इनोवेट भी बेटर कर पाएगा, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं हमको कुछ चीज़ें याद रहती हैं। देयर इज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी, ब्रेन को सिर्फ याद ही नहीं करना है, उसको ज़िंदगी भी जीनी है। इसको सिर्फ उस नॉलेज को चर्न कर करके कुछ नया निकालना है, तो ऑब्वियसली वो उससे बेहतर निकाल पाएगा। अभी 2 साल पहले नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिला है AI साइंटिस्ट को, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक कोड बना दिया जिससे कि प्रोटीन स्ट्रक्चर अब मिनटों में बन जाता है, सेकेंड्स में बन जाता है। इससे पहले एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूरी PhD लगती थी, शायद $100 मिलियन लगते थे, 4 साल का समय लगता था। आज मिलियंस सेकेंड में बन जाते हैं और सब उस AI के।
तो कितने PhDs तो ऑलरेडी AI ले चुका है। तो मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगले ज़माने में AI विल स्टार्ट बिकमिंग को-ऑथर्स। अभी जो नोबेल प्राइज़ मिला है इसमें ऑब्वियसली उन AI इंजीनियर्स का रोल है, उन केमिस्ट्स का रोल है जिन्होंने कुछ समझाया था इसके बारे में, बट उस AI का भी रोल है जो AI कोड वहाँ पे यूज़ हुआ है। 5-7 साल 10 साल बाद इट माइट नॉट बी बियॉन्ड इमेजिनेशन कि जो पेपर्स आए रिसर्च पेपर्स उसके अंदर AI इज ऑल्सो एन ऑथर, एंड उसके बाद अगर नोबेल प्राइज़ मिला तो हो सकता है वो भी किसी AI को मिल जाए, और एटलीस्ट वन ऑफ द रेसिपिएंट्स AI हो सके, बिकॉज इट a lot of it happened because of that AI being present। तो जो एलन मस्क बात कर रहा है वो तो बिल्कुल उसका वाइड स्प्रेड प्रोलिफरेशन की बात कर रहा है, छोटे स्केल पे तो वो शुरू हो चुका है। तो ये इज़ इट नेसेसरी, और अगर ये नेसेसरी है तो आप उसे रोकेंगे कहाँ और कंट्रोल कैसे करेंगे? ये रोक तो मेरे ख्याल से अगर रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो आई थिंक गवर्नमेंट वुड बी ऑल्सो थिंकिंग ऑन दैट डायरेक्शन कि जहाँ पे AI को एक हैवी रेगुलेशन की ज़रूरत है, और कितनी जल्दी ये रेगुलेशन की ज़रूरत है, बिकॉज एज वी आर डिस्कसिंग मुझे लगता है कि ज़्यादा दूर नहीं है हम कि जहाँ पे इंसान और रॉबोट्स या AI में सोसाइटिकल इम्पैक्ट उसका दिखने लगे, जहाँ पे एक लार्जर मास जो है वो बेरोजगार हो जाए, और जाहिर सी बात है जब वो बेरोजगार या कुछ करने को नहीं रहेगा तो समाज में लूट मार इन सब की संभावनाएं बढ़ेंगी, भुखमरी बढ़ेगी। तो कितनी जल्दी हम रेगुलेशन लेके आए जहाँ पे इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और क्या इस तरफ काम हो रहा है कि जहाँ पे हम कुछ रेगुलेशन की बात करें, रेगुलेट करें, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ एक AI को यहाँ तक ले जाना है, इसके बाद हमें रोक देना है? मैंने शायद कुछ देर पहले बोला ही था, रेगुलेशन इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, बट कुछ और चीज़ें जो कि यू नो विच माइट नॉट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब आप देखिए AI आया, ठीक है, AI आने से जिसकी कंपनी है उसका 10 गुना प्रॉफिट बढ़ गया, बट उसकी 60% वर्कफोर्स चली गई। एक आदमी को इतना फ़ायदा हुआ और 10,000 लोगों को इतना नुकसान हुआ। नाउ ये जो इस तरह की भी कोई रेगुलेशंस चाहिए कि जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है AI का, तो देयर शुड बी सम कॉम्पनसेशन फॉर द पीपल हु सफ़र, जिससे कि ये जो उसकी मुसीबतें हैं वो कुछ थोड़ी आसान हो जाएं उन लोगों के लिए, उनको कुछ समय तो मिले टू मूव टू समथिंग एल्स। पर ऐसा कुछ है नहीं, मतलब अभी इट इज़ एज सिंपल एज यू आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय AI, आई विल बिकम मोर प्रॉफिटेबल, मेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा बोलेगा नहीं वो, बट होगा। क्यों वो रिप्लेस करा है? क्योंकि उसका सस्ते में काम हो रहा है, काम बेटर हो रहा है, ज़्यादा बिक रहा है, तो कोई आदमी कई गुना अमीर हो गया और कई गुना लोग बेरोज़गार हो गए, पर उसकी अर्निंग्स का कुछ पार्ट इसके पास नहीं आया। देयर इज़ नो रेगुलेशन फॉर दैट। तो एक तो रेगुलेशन आप बात करें कि AI किस तरह से डिप्लॉय हो, दूसरी जो रेगुलेशन आएगी वो सोसाइटी के अंदर थोड़ा इन्हें देखना पड़ेगा कि ये जो आदमी अमीर हुआ है ये सिर्फ इसलिए अमीर नहीं हुआ कि AI लगाया है, वो इसलिए भी अमीर हुआ है कि कई लोगों के सपने रौंदे गए हैं, जिन्होंने अपने आप को 30 साल तैयार किया किसी काम के लिए, 10 साल काम करके एक लेवल पे पहुंचे हैं, अब AI से आपने उसे रिप्लेस कर दिया विद अ स्ट्रोक, क्योंकि ही बिकम्स मोर प्रॉफिटेबल। तो ये देयर हैज़ टू बी अ वे देयर। और ये एजुकेशन की जो हम बात करें, जैसे AI जो है वो तो सिर्फ मतलब लर्निंग बढ़ती जा रही है, तो इंसानी जो एजुकेशन है वो सिस्टम रहेगा कि नहीं? क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मैं लैंग्वेज क्यों सीखूं या मैं एक स्किल क्यों सीखूं, क्योंकि उसका कोई, हम लोग जो भी सीखते थे उसका यूसेज ये था कि भाई उससे आपको जॉब मिलेगी, आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो एजुकेशन सिस्टम भी क्या इम्पैक्ट होगा, मतलब या ख़त्म हो जाएगा या ये कम्प्लीटली चेंज होगा? हाइपोथेटिकल है, इमीडिएटली नहीं, बट कुछ साल बाद तो एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही बदल जाएगा, बिकॉज जो हम अभी पढ़ा रहे हैं ये सब पढ़ाने की ज़रूरत तो रहेगी नहीं, बिकॉज ये सब चीज़ें तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि इसे इमीडिएटली किसी तरह से दिमाग के अंदर डाल दें, रिवायर कर दें आदमी इंसान का दिमाग कि उसके दिमाग में ये सब आ जाए। बट ये सब डालें भी क्यों? क्योंकि अभी जो एजुकेशन थी उसका पर्पस था ये जॉब करनी है, वो जॉब करनी है। अगर अब वो जॉब्स ही एग्जिस्ट नहीं करती तो इस तरह से पढ़ाने का फ़ायदा भी नहीं है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि एजुकेशन से पहले लोग नहीं पढ़ते थे, ऑन द जॉब सीखते थे। अब
एजुकेशन कई साल तक चली, अब कुछ टाइम बाद एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एजुकेशन से आप जहाँ पहुँचते थे वहाँ पे कोई पहले ही पहुँचा हुआ है। तो एजुकेशन विल हैव टू चेंज इनटू समथिंग दैट हेल्प्स द ह्यूमन लिव अ गुड लाइफ। एट द Correct. एंड ऑफ द डे दैट इज़ व्हाट मैटर्स। अब ज़्यादा नॉलेज इज़ गुड लाइफ या फिर ज़्यादा experience is good life is something that we'll have to figure out. But clearly इतनी बड़ी 8 बिलियन पीपल को ये AI सपोर्ट नहीं करेगा। पॉसिबली AI को ऐसा समझ आएगा कि वी वर बिल्ट एज अ टूल टू मेक लाइफ better for some set of people, but when it will realize that the amount of effort it takes to make the life of 8 billion people good, वो ऑप्टिमाइजेशन उसका फेल हो जाएगा, इट विल नॉट वर्क इन दैट मैनर। तो वो जो हमारा होल पर्पस है टू गेट AI एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो डिफीट हो जाएगा द मोमेंट AI इज स्मार्ट इनफ टू रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। आप सोचिए 8 बिलियन लोगों की लाइफ हो अपर मिडिल क्लास अमेरिकन जैसी, कितना रिसोर्स चाहिए होगा, कहाँ से AI इतना रिसोर्स जनरेट कर पाएगा फ्रॉम व्हाट एग्जिस्ट। सो एक जो बड़ी प्रॉब्लम है, स्लाइटली अनरिलेटेड है, बट आई थिंक माइट बी द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट। आई पर्सनली फील कि द नंबर ऑफ पीपल ऑन द प्लैनेट इज़ टू लार्ज। जो भी स्पीशीज़ टॉप होती है, जैसे जंगल में शेर, उसका नंबर बहुत कम होता है। आपके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वो होते हैं ये ज़ीब्रास और वो जो हिरन की प्रजातियाँ और पता नहीं क्या क्या, पर 100, 200, 1000, 5000 टाइगर और लायन उसके ऊपर बैठे होते हैं। यहाँ पे सब उल्टा हो रहा है। जो सबसे टॉप स्पीशीज़ हम तो मानेंगे ह्यूमंस ही हैं। करेक्ट। 8 बिलियन बैठे हुए हैं अर्थ के ऊपर और बढ़ रहे हैं। तो जो सबसे ऊंची स्पीशीज़ होती है वो नेचर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, उसका नंबर कम होता है, तो हमेशा पिरामिड बनता है। पर क्योंकि हम में दिमाग था तो हम ज़्यादा लोग को सर्वाइव करा पाए, बट इट विल रीच अ टिपिंग पॉइंट जब आप उसे सर्वाइव नहीं करवा पाओगे। इट हैज़ रीच्ड नाउ। इट ऑब्वियसली आप देखिए वर्ल्ड ओवर प्रोटेस्ट्स, वॉर्स, प्रॉब्लम्स तो आ ही रही हैं। इंडिया में भी काफ़ी लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा इसको सपोर्ट करना पड़ रहा है उन लोगों में। तो टिपिंग पॉइंट आ चुका है। अब टिपिंग पॉइंट जब आता है तो ह्यूमंस उसे लाने में टाइम लगाएंगे, बट AI जिसका कुछ और काम ही नहीं, जिसको बोलेंगे आप एनालाइज करो, वो तो इमीडिएटली बताएगा कि आप पहुँचे हुए हैं टिपिंग पॉइंट पे, देयर आर टू मैनी ऑफ यू, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं। इसी पे सवाल है मेरा, तो जैसे और थोड़ा भयावह सवाल है, तो जैसे हम लोग अभी आज टाइगर बचाओ कैंपेन चला रहे हैं, सेव द टाइगर कैंपेन। सो गोइंग फॉरवर्ड, जैसे आपने बोला कि जो टॉप स्पीसीज होती है उसके नंबर्स कम होते हैं, तो कभी ऐसी संभावना आ सकती है जहाँ पे AI कैंपेन चलाए सेव ह्यूमंस? इंटरेस्टिंग सवाल है। हो भी सकता है कि देखिए, क्योंकि नॉर्मली इवोल्यूशन को लगते हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। करेक्ट। यहाँ पे हम चेंज चाह रहे हैं 200-300 साल में। अब 200-300 साल में जब आप ये चेंजेस लाओगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि AI आइडेंटिफाइज कि किन लोगों को बचाना है, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट्स। क्योंकि अभी जब हम बचाते हैं, हम शेर को बचाते हैं, हर शेर को हम बचाते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं है कि ज़्यादा नंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ का क्या होता है, डाइवर्सिटी ऑफ दैट स्पीशीज़। कोई आदमी ऊंचा होता है, कोई आदमी करेक्ट, छोटा होता है, कोई स्ट्रांग होता है, कोई वीक होता है, कोई इंटेलिजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। और हर कैरेक्टरिस्टिक की कोई ना कोई फिटनेस होती है और एक प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है। तो हम हर टाइगर बचाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं देखते इस टाइगर में ये डाइवर्सिटी है, इसमें ये है, तो हम इन 2 को बचाते हैं, इस तीसरे को बचाने की ज़रूरत नहीं है। बट AI अगर उसको बचाने पे आएगा तो वो सबको नहीं बचाएगा। वो कैलकुलेट करेगा कि कितने लोगों को बचाने से डाइवर्सिटी पूरी की पूरी है मेंटेन रहेगी और उससे ज़्यादा बचाने की ज़रूरत नहीं है। रिसोर्स का कंजम्पशन भी कम होगा। तो ये तो हो सकता है, और अगर होगा तो ऐसे नहीं होगा कि सारे ह्यूमंस को बचा लो।
वो एक अलग एक छटाई होगी एक किस्म की, अगर ऐसा कभी हुआ तो। सोशल फैब्रिक कैसे चेंज होता देख रहे हैं आप अभी प्रेजेंट इकोसिस्टम में, और गोइंग फॉरवर्ड जो थोड़ा प्रिडिक्टेबल है, लेट्स से 10 ईयर्स भी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत होता है, फिर भी अगर हम 10 ईयर्स के स्पैन लें तो सोशल फैब्रिक कैसे इवोल्यूशन से, इस जो 5th एवोल्यूशन है एआई से, इससे कैसे चेंज होगा? जी देखिए, उसके लिए हमें समझना ज़रूरी है कि सोशल फैब्रिक एग्जिस्ट ही क्यों करता है। क्योंकि पुराने ज़माने में साथ रहने में ही समझदारी थी, फ़ायदा था, तो इसलिए सोशल फैब्रिक बन गई, सोसाइटीज़ बनने लग गई। अभी क्या टाइम्स आ रहे हैं कि अकेले रहने में भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो सोशल फैब्रिक का जो एग्जिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बिकॉज जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है, दे रियलाइजिंग कि आपको याद होगा कि कुछ 50-100 साल पहले गांव का होना वॉज अ वे टू एंश्योर कि कोई आदमी सेफ रहेगा, उसके इतने सारे लोग हैं, सब एक दूसरे का ख्याल रखते थे, तो दे वर सेफ एंड साउंड। फिर वहाँ पे रिसोर्सेज कम हुए, लोग बाहर आए, तो एक जैसे लोग साथ रहने लगे, एक दूसरे से बात करते थे, दोस्तियाँ होती थी, तो लोगों को एक नंबर्स में सेफ्टी लगती थी। दे यूज्ड टू फील कि सोशल फैब्रिक इट वॉज प्लेइंग अ रोल। आज बहुत सारे लोग, एटलीस्ट मैं देखता हूँ यंगर जनरेशन में, इतना इंटरेक्ट नहीं करते। वो लोग अपने फ़ोन से एक दूसरे से बात कर लेते हैं, और काफ़ी टाइम फ़ोन से नॉन लोगों से बात कर रहे होते हैं, कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, कंटेंट बना रहे होते हैं। मतलब सो द वे वी आर इंटरेक्टिंग विद द सोसाइटी, उसकी नीड फॉर दैट सोसाइटल थिंग, तो द फैब्रिक इज़ चेंजिंग ऑलरेडी। सो विल चेंज, जब आपने सवाल पूछा, आई थिंक इतना चेंज हो जाएगा कि वी विल सी डिफरेंसेस सर्टनली। एक दिन आएगा वो इतना चेंज हो जाएगा दैट यू विल बी एबल टू सी दोज डिफरेंसेस, बट वो चेंज इन द फैब्रिक हो चुका है शुरू। पहले ये होता था सेंचुरीज़ में, फिर होने लग गया डेकेड्स में, अब सालों में जनरेशन। मेरे एक स्टूडेंट ने बोला था एक दफ़ा मेरे को, मैंने कहा ये देखो, इन लोग से बात करो, तुम्हारे उम्र के हैं, तो उनका 5-7 साल का उम्र का फ़र्क था। कहते सर अब तो हर 5 साल में जनरेशन बदलता है, ये और हम एक लैंग्वेज नहीं बोलते, ये लोग अलग हैं, हम अलग हैं। तो आप सोचें इतनी जल्दी बदल रहा है। और सबसे बड़ा चेंज जो आ रहा है वो है ये सोशल फैब्रिक के धागा तार तार होना। सोशल फैब्रिक तो टूट रहा है, एक अलग किस्म से एक सोशल फैब्रिक बन रहा है। आप यू आर कनेक्टेड टू अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल लूजली, आपके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, आपका कंटेंट दूर दूर देशों तक जा रहा है, बट बहुत ही वीक लिंक है आपके उनके साथ। जो आपने बात की कि सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो चेंज कर रहा है, हम लोग बहुत ही कनेक्टेड हैं, बहुत लार्जर ऑडियंस से बहुत ही लूजली कनेक्टेड हैं। तो जो इंसान की जो इमोशनल नीड है, जो उसके डीएनए में है, जो चली आ रही है, वो पूरी नहीं हो रही है, और सोसाइटी बहुत फास्ट इवॉल्व हो रही है उसके हिसाब से। तो इसीलिए हमें बहुत ही अतरंगी तरह के बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरह के क्राइम देख रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही या कुछ दिन पहले क्या, बहुत ही एक नया तरह का एक पैटर्न आया क्राइम में, जहाँ पे वाइफ्स आर कॉन्स्पायरिंग विद देयर बॉयफ्रेंड्स टू किल देयर हस्बैंड। देखिए, फर्स्ट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि है क्या। जो हमारे डीएनए जो आप बोल रहे हैं, डीएनए बहुत धीरे धीरे बदलता है, दिमाग जल्दी बदलता है, डीएनए बहुत धीरे धीरे बदलता है। इट टेक्स, जो इवोल्यूशन होती है, सेंचुरीज। अब आप डेकेड्स में, और अब तो लोग कह रहे हैं 5-5 साल में नई नई चीज़ें लाओगे, तो आपकी बॉडी की जो नीड्स हैं वो तो चेंज नहीं हुई। इट स्टिल नीड्स इमोशनल सपोर्ट, माँ का प्यार चाहिए ही सबको, सब अपने माँ के पास जाके रिलैक्स हो जाते हैं। अब आप माँ से भी कनेक्टेड नहीं हो क्योंकि आपको इमोशनली कनेक्ट ही नहीं करना आता, तो कहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, एंड दैट विल मैनिफेस्ट इन द फिजिकल मीन्स, एंड आदमी अजीब सा हो जाएगा। वो ऐसी बेवकूफ़ियाँ हमें लगती हैं, विद इन कोट्स बेवकूफ़ियाँ, अजीब काम करेगा जो कि नॉर्म नहीं है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसकी बॉडी चाह रही है इमोशनल सपोर्ट, बट उसकी मीन्स एंड उसकी सोसाइटी उसको वो दे नहीं रही है, तो ऑब्वियसली उसका बिहेवियर स्ट्रेंज और ऑकवर्ड होगा। क्योंकि हम ये रियलाइज़ ही नहीं, इसीलिए मैंने आपको एक दफ़ा एक चीज़ पहले भी बोली थी कि लाइफ हैज़ टू इवॉल्व स्लोली। ये 50 साल में हमें एआई लाने की ज़रूरत नहीं है, 5000 साल में भी आता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। आदमी इवॉल्व करेगा, एआई इवॉल्व करेगा, इमोशनल सपोर्ट। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, व्हाट इट इज़ डूइंग इज़ कि आपकी सिचुएशन बदल रहा है,
बट आपकी बॉडी बदल नहीं रही है, तो इट इज़ अनएबल टू कोप एंड देन सम स्ट्रेंज थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। और इसीलिए आप ये देख रहे हो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो वन शुड गो स्लो इफ़ यू कैन, बट ईजियर सेड देन डन। होता नहीं, होना चाहिए। और सर ये तो हुई थोड़ी मतलब थोड़ी नेगेटिव या भयावह, शायद ये पिक्चर इतनी भयावह भी नहीं होगी। तो कुछ पॉजिटिव बातें बताएं कि जो एआई हमें बड़ा अच्छा, एक उटोपियन सोसाइटी नहीं बट एक नॉर्मल सोसाइटी जिसमें कुछ अच्छा बुरा भी है, जिसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं, जो अचीवेबल है, जिससे एआई से एक पॉजिटिव परिवर्तन जहाँ पे हो सकता है। ठीक, देखिए एआई में कुछ जो छोटे छोटे फ़ायदे जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं वो हैं क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपने अपनी ईमेल्स पढ़ी होंगी पिछले Correct. दिनों, तो अब आपको समझ आता है अगला क्या कहने की कोशिश कर रहा है। पहले क्या होता था कि अगर किसी की कम्युनिकेशन थोड़ी कमज़ोर है, फॉर वट एवर रीज़न, नॉट फॉर देयर ओन फॉल्ट, जो भी आप उनकी पढ़ाई थी, तो आपको समझ नहीं आता था वो कहना क्या चाहता था, मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, 4 ईमेल एक्सचेंज होता था। तो ये तो एक आप बिल्कुल अपने सामने देख रहे होंगे। दूसरा, क्वालिटी ऑफ पिचेस। जब कोई आदमी जाता है अपने आइडिया को पिच करने, वो चैट जीपीटी से उसको थोड़ा सा जब चर्न करवाता है तो उसका पिच की क्वालिटी आप देखेंगे इम्प्रूव हो गई, वो कम शब्दों में ज़्यादा बोल पाता है। तो ये सब चीज़ें हम जो इमीडिएटली देखते हैं इन द वे वी बिहेव, छोटी, बट इससे अलावा क्या हो रहा है कि क्योंकि इसे बड़े बिजनेसमैन भी यूज़ करें, जैसे कि हमने बताया कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है और कॉस्ट घट रही है। तो अब उसके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है। अब उसके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है तो इट कैन बी प्लाउड बैक इनटू द सोसाइटी, इट कैन बी प्लाउड बैक टू रिसर्च। सो पॉजिटिव तो हो ही रहा है कि पैसा ज़्यादा बन रहा है। अब उसका इस्तेमाल अगर गलत होगा या फेयर नहीं होगा तो मुश्किल आएगी, बट एआई से फ़ायदा तो हो ही गया, क्योंकि आपने एक तरीका निकाला जिससे कि आपकी बेटर प्रोडक्ट बन रहा है एट अ लोअर कॉस्ट, जैसे कि फैक्ट्रीज़ करती थी पहले। तो एआई के फ़ायदे तो बहुत ही हैं। अब दूसरा फ़ायदा हो गया, अब आपका जैसे टैक्सीज़ चलने लग गई हैं यूएस में, कुछ सिटीज़ में विदाउट ड्राइवरलेस। अब आप सोचिए कि ड्राइवरलेस टैक्सीज़, ना ड्राइवर को नींद आएगी, ना उसको ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। ये जो हमारे डिलीवरी बॉयज़ हैं, बेचारों को कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कल टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ड्रोन से ये डिलीवरी हो जाएगी, उन लोगों की लाइफ का रिस्क चला जाएगा। आप नेगेटिव ये मत सोचिए कि उनकी नौकरी जा रही है, अज्यूमिंग कि उनके लिए हम कोई तरीका ढूंढें तो लेस रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, क्वालिटी बढ़ गई। ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ गुजरात में, जो प्लेन क्रैश हो गया, जब एआई और सक्षम हो जाएगा तो प्लेन के उड़ने से पहले ही सारी स्टडी हो जाएगी कि क्या होने वाला है इस 6 घंटे की फ़्लाइट में। अगर कुछ भी गलती होगी तो प्लेन ही टेक ऑफ नहीं करेगा, ये एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। तो मतलब एआई से जो आपको फ़ायदे होने वाले हैं वो तो अनगिनत हैं। नुकसान सिर्फ ये है कि आप हड़बड़ी में, घबराहट में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कई दफ़ा ग्रीड में। और ये वो लोग हैं जो अच्छे लोग हैं। अभी हम उन बुरे लोगों पे आए ही नहीं जो एआई का गलत इस्तेमाल करेंगे, लोगों का डेटा लीक कराने में, लोगों को गलत तरह से इन्फ्लुएंस करने में। वो तो वो लोग हैं जो सच में गलत काम करेंगे। तो वो लोग हैं जो बुरा नहीं सोच रहे, सिर्फ घबराए हुए हैं और ग्रीडी नहीं बोल सकते बट थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं। जब इन लोग से इतनी गलतियां हो रही हैं एआई के इस्तेमाल में, तो आप सोचिए जब गलत लोगों के हाथ में एआई लगेगा तो उसका क्या करेंगे। तो एआई अपने आप में बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इवन पढ़ाई में फ़र्क पड़ रहा है। कई दफ़ा क्या होता था, जब मैं बच्चों को कुछ समझाने की कोशिश करता था तो मेरे को एक थॉट प्रोसेस बनाना पड़ता था, 15-20 मिनट लग जाते थे उन्हें समझाने में। अब मैं उनको 5-6 की लाइंस बता देता हूँ, उसके बाद चैट जीपीटी में ठीक से अगर आप प्रॉम्प्ट दें तो वो आपको मटेरियल देता है विच इज़ वेरी क्लोज टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल देम। तो जो चीज़ पहले आप 15 मिनट में समझा पाते थे, अब आप उसे 5 मिनट में समझाते हैं और कुछ मटेरियल दे देते हैं उन्हें पढ़ने के लिए कि आप इसके अलावा ये पढ़ लीजिए, इसमें ये केवियाट्स हैं, इनको ध्यान से देखिएगा और बाकी ये हम आपको समझाना चाहते हैं। तो हमारा टाइम बच रहा है और हम बेहतर समझा पा रहे हैं लोगों को। तो जहाँ तक इसके फ़ायदे हैं, फ़ायदे तो अनगिनत हैं, नुकसान कोई नहीं है। नुकसान सिर्फ ये है कि जिस तरह से हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्तेमाल करने के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सर जैसे आप तो you're there in the AI sector for the last 10 years, over 10 years, decade. तो आपको पता है कि कहाँ पे मुझे एग्जैक्टली जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। लेकिन बहुत सारे लोग आजकल
चैट जीटीपी का यूज़ कर रहे हैं फॉर इमोशनल सपोर्ट, फॉर मेडिकल सपोर्ट, यू नो टॉकिंग टू एआई फॉर इमोशनल सपोर्ट, जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो वो कितना सही गलत, क्योंकि दे आर नॉट द एक्सपर्ट एंड एवरीबडी, इवन अ नॉर्मल पर्सन दीज डेज, यू नो नॉर्मल प्रोफेशनल, वो भी अपने आप को कुछ ना कुछ एआई से जोड़ के उसका एक बेहतर मार्केटिंग अपनी आप करना चाहता है कि मतलब आई यूज़ एआई फॉर यू नो साइकोलॉजिकल सपोर्ट, थेरेपी। तो वो कितना भयानक है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या तो एकदम नहीं करना चाहिए? जी, तो थेरेपी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी आज की डेट में सिर्फ एक्सपर्ट्स को यूज़ करना चाहिए, स्पेशली ऐसे क्रिटिकल चीज़ों में जहाँ पे इमोशनल सपोर्ट, ये आपके साइकोलॉजी, इस तरह की चीज़ों का वो जवाब सही भी हो सकता है और सही नहीं भी हो सकता। तो 99% सही होगा, बट अगर उसने एक गलती कर दी तो उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो जब ऐसी डीप चीज़ें आती हैं तो आपको वो नहीं करना। पर चैट जीपीटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के से कंसल्ट कर रहे हैं, तो उसने जो बताया है वो समझने के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, पर उसके बेसिस पे काम करना ना शुरू कर दें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वापस जाके डॉक्टर से बोलें कि आई एम सॉरी डॉक्टर, बट मैंने चैट जीपीटी पे ये देखा, आप मुझे समझा सकते हैं कि आप ऐसा क्यों किया, और वो ये कह रहा है कि ये गलत है, वहाँ तक सही है। बट आप उसके बेसिस पे अरे इसने तो गलत दवाई दी है, मैं बंद करके दूसरी शुरू कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो ये है कि अगर आपको इंग्लिश आती ही नहीं तो आप इंग्लिश में कुछ लिखवा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी लिख सकता है। बट अगर आपको 90% इंग्लिश आती है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको पता चल जाएगा अरे ये तो इसने बढ़िया वर्ड लिख दिया, आप चेक कर सकते हैं डिक्शनरी में, मीनिंग कंफर्म हो गया, आगे भेज दिया, तो धीरे धीरे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसका सर्टनली इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से एआई थोड़ा सा आगे आ रहा है। मतलब अगर किसी फील्ड में आपको अगर 100% या 90% जानकारी है तभी वो सक्सेसफुल है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर इज यूजिंग फॉर अ मेडिकल, क्योंकि वो पढ़ के एक बार चेक कर ले तो वो बेटर है। इफ़ यू आर राइटर, इफ़ यू आर समवन हु इज इनटू राइटिंग, तो आप पढ़ के उसको चेक कर सकते हैं कि हाँ सही है कि नहीं है, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब प्रोफेशनल जिनके स्किल अच्छे हैं वो यूज़ कर सकते हैं, तहाँ पे उनको चेक्स एंड बैलेंसेस पता लगे। इज इट? हाँ जी जी। तो ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस इज़ कि अब स्टूडेंट्स मेरे पास कम डाउट्स लेके आते हैं, वो तब डाउट्स लेके आते हैं जब चैट जीपीटी से सॉल्व नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है आपके थॉट और जब उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और चैट जीपीटी उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो वो आ जाते हैं कि उनको कुछ समझा के भेजा और वो उनसे हो नहीं पा रहा, चैट जीपीटी उनकी मदद करता है, वो कर लेते हैं। जब वो अटकते हैं, दैट इज़ व्हेन दे कम। तो जब तक आप जानते नहीं आप उससे क्या करवा रहे हैं, तो यू शुड नॉट यूज़ चैट जीपीटी। बट हैविंग सेड दैट, वन शुड अंडरस्टैंड दैट चैट जीपीटी धीरे धीरे इवॉल्व होगा। देयर विल कम अ टाइम when ChatGPT will be able to give you the right information for who you are, but it has to be regulated. Somebody has to vouch कि this can be used. ऐसे arbitrarily available generative AI tools cannot be used for specialized tasks unless they are medicine जैसे जो होती है it has certified। वैसे ही self help SLM LLM बन सकता है, but somebody has to certify it। तो उसके बाद तो दैट वो टाइम भी आएगा, बट आज नहीं ये करना चाहिए, इज व्हाट माय एडवाइस इज। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सर, अगर किसी को इम्प्रूव करना है, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करना है, तो किस तरह के कोर्सेज फ्री या पेड आप रिकमेंड करेंगे कि इस्तेमाल यूज़ करें ताकि वो एक बेटर स्किल डेवलप कर सके? तो किस तरह के कोर्सेज इंसान को देखने चाहिए? जी, तो इसमें अब दो चीज़ है, एक्चुअली तीन चीज़ हैं। एक है उस लेवल के कोर्सेज जिससे आप एआई को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। एक है उन लेवल के कोर्सेज जिसमें आप एआई के मास्टर बन जाएं और उसको उसमें चेंजेस करने शुरू कर सकें। और तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने डोमेन के एक्सपर्ट हैं और एआई को आपको सिर्फ एज टूल यूज़ करना है। तो एक एआई यूज़र होता है जेनेरिक एआई यूज़र, उसको भी जैसे स्लाइड्स की क्वालिटी जो इम्प्रूव हो गई, एक्सेल को जो यूज़ करना है, तो उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं। वैसे तो मैं नाम बता नहीं पाऊंगा, किसी को बताना सही भी नहीं होगा। तो एक उस लेवल के बहुत कोर्सेज आ गए कि आप कैसे सही प्रॉम्प्ट दें जनरेटिव एआई को जिससे कि वो आपको सही जवाब दे। तो
उस तरह के कई कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर जो दूसरे जो लेवल ऑफ कोर्सेज आ रहे हैं वो हैं जिसके अंदर ये MIT, स्टैनफोर्ड, इनके प्रोफेसर्स के सोशल मीडिया पे शेयर्ड मिलते हैं। IIT के कई IITs के प्रोफेसर्स के ये कोर्सेज मिलते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि यू शुड लुक अप द नेम। इफ़ द पर्सन इज़ रिस्पेक्टेबल रिनाउंड पर्सन इन दैट एरिया, उसका जो कंटेंट है उससे आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और जो तीसरे लोग हैं उनके लिए मेरा एडवाइस ये है कि AI आपके सीखते रहिए कहीं से भी, बट AI को यूज़ करिए टू एनहेंस योर डोमेन नॉलेज। यूज़ AI एज अ टूल टू नो मोर एंड मोर, टू क्रिटिक योर आइडियाज़, टू एनहेंस योर नॉलेज, टू गेट टू द राइट सोर्सेज। तो उन लोग के लिए AI इज़ अ टूल, बट इट्स ओनली अ टूल टिल दे continue to stay domain experts. So artists should become better artists, researchers should become better researchers. Focus on that rather than on becoming AI literate. हालांकि सर मैं बोल चुका हूँ, लास्ट क्वेश्चन था, बट एक मेरे दिमाग में और क्वेश्चन है कि IIT जैसे संस्थान, जो कि IIT दिल्ली से हैं आप, तो IIT जैसे संस्थानों में AI को लेकर कैसा काम हो रहा है और क्या किस तरह का काम हो रहा है, और उस स्पेशली भारत के संदर्भ में? तो IITs जैसा कि आपने बताया तो काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं फॉर अ रीज़न कि यहाँ पे काम अच्छी क्वालिटी का होता है। तो जितने भी IITs हैं और IISc और बाकी भी कुछ टॉप NITs, ISRs, तो ये इन सब जगहों पे एवरीबडी हैज़ रियलाइज कि AI इज़ इम्पोर्टेंट। तो कुछ जगहों पे BTech कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, कहीं पर ऑलमोस्ट हर जगह PhD स्टूडेंट्स लेने शुरू कर दिए हैं। और जो लोग AI में काम कर रहे थे, दे कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट स्ट्रांगली टू द वर्ल्ड इकोसिस्टम। बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। AI में काम करने के लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। उतना हार्डवेयर इंडिया में आता नहीं, वो हार्डवेयर महंगा होता है। अगर आ भी जाए तो हर रिसर्चर के लिए ख़रीदना उतना आसान नहीं। तो एक स्ट्रगल जो रहेगा अगले कुछ सालों में इंडियन रिसर्चर्स के लिए, इंक्लूडिंग IIT, टॉप स्टार्टअप्स, ये होगा कि हम इतना हार्डवेयर कैसे प्रोक्योर करें कि जो हमारे आइडियाज़ हैं उनको हम उस हार्डवेयर पे रन कर सकें। बट जहाँ तक एल्गोरिथम का पार्ट है, सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है, उसमें तो हम अच्छे पेपर्स वगैरह पब्लिश कर ही रहे हैं IIT के फैकल्टी। सिर्फ ये है कि हमारे को जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उतने नहीं हैं जितने बाहर की कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं। सो जनरली हम जब देखते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी या डोमेन एक्सपर्ट सर बात करते हैं, तो हमेशा लगता है कि ये इनका एक्सपर्टीज़ सिर्फ एक तरफ है। लेकिन आपसे बात करके ऐसा लगा कि सर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है टेक्नोलॉजी को लेके, सोसाइटी को लेकर, और कैसे टेक्नोलॉजी सोसाइटी को बदल रही है और कैसे सामाजिक जो संरचना है उसका प्रभाव टेक्नोलॉजी पर पड़ रहा है, उसकी बहुत ही एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली। AI को लेके हमें काफ़ी नई जानकारियाँ मिली, किस तरह के परिवर्तन हमें लाने होंगे अपने जीवन में, किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं। भयावह भी चेहरा एक आपने दिखाया, और वो चेहरा भी दिखाया जहाँ पे उसके एक अच्छे इम्पैक्ट होंगे, जहाँ पे इंसान के पास ज़्यादा टाइम होगा अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए। तो जाहिर से आपने हमारी अंडरस्टैंडिंग AI को लेके काफ़ी अच्छी बनाई है, और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हमारा ये पॉडकास्ट, हमारी ये बातचीत समाज को AI समझने में बहुत ही एक अच्छा मार्ग दिखाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू।